तो सोचो जरा, अगर नारुतो और सस्के अचानक 20 साल पीछे चले जाएं, तो क्या वो जिराया सेंसे को बचा पाएंगे? क्या वो अपनी फैमिली का भविष्य बदल पाएंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा इसी नई सीरीज में। तो स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज में, जहां नारुतो और सस्के टाइम ट्रैवल करके अतीत में लौटते हैं। भाई लोग, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना और कमेंट्स की बारिश कर देना, क्योंकि असली मजा तो आपकी रिएक्शन से ही आता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नारुतो और सास्के किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 20 साल पहले वाले कोनोहा में पहुंच गए थे, लेकिन ये सब हुआ ओत्सुत्सुकी के कारण से। इसी समय ओत्सुत्सुकी कबीले का फिर से हमला हो गया। नारुतो की बीवी, बच्चा और सारे साथी वहीं मारे गए। जमीन पर गिरे लहूलुहान सास्के को देखकर नारुतो ने पूरी जान लगाकर एक भयंकर रासेनगन छोड़ा, लेकिन दुश्मन ने बस हाथ हिलाया और उसका पूरा रासेनगन चमकते हुए कणों में बिखर गया। कभी प्रोफेसी चाइल्ड कहलाने वाला निंजा दुनिया को बचाने वाला हीरो भी आखिर इस कड़वी सच्चाई के आगे झुक गया। जब दोनों मरने ही वाले थे, अचानक कामुई जैसा एक भंवर बना और दोनों उसमें खिंच गए। होश आया तो खुद को एक अंधेरे पहाड़ी गुफा में पाया। सामने अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आता शख्स और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू था। नारुतो ने हैरानी से पूछा, ये सब हुआ क्या है? ओरोचिमारू मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैंने वो पुराना ब्लड लाइन डोजुत्सु इस्तेमाल किया है जो कभी मैंने शेर लगाया था। उस आंख में कामुई जैसी ताकत होती है। बच तो गए थे, लेकिन अपने अपनों को जलती हुई धरती में छोड़ आने का गम दोनों के दिल में फिर से ताजा हो गया। ओरोचिमारू का चेहरा भी अब गंभीर हो चुका था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर जिंदगी एक बार फिर मिल जाए तो क्या करोगे? नारुतो ने नजरें झुका ली। अगर सच में मौका मिला तो जान भी दे दूंगा, बस इस बार सबको बचा पाऊं। सास्के ने भी सिर हिलाया। वो भी अपने भाई इटाची के गांव को बचा नहीं पाया था और ये बात उसे अब तक चुभती थी। ओरोचिमारू हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर मेरे पास एक तरीका है, तुम दोनों की आत्मा को अतीत में भेजने का। दोनों दंग रह गए। ये भी कर सकते हो? ओरोचिमारू ने एक गोल शेप वाला डिवाइस निकाला। ये मैंने ओत्सुत्सुकी के खजाने से रिसर्च करके बनाया है। सास्के इस चीज से अनजान नहीं था। कभी वो और बोरुटो भी टाइम ट्रैवल करके पुराने कोनोहा लौटे थे, लेकिन उस वक्त उनका पूरा शरीर भी साथ में गया था। ये शरीर नहीं ले जाएगा, सिर्फ रूह को पुरानी बॉडी में डालेगा। लेकिन एक दिक्कत है, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं और जिस वक्त इसे एक्टिवेट करूंगा ये मशीन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मतलब जाने वाले सिर्फ 2, तीसरा यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। नारुतो ये सुनकर चुप हो गया। ओरोचिमारू ने उसकी तरफ देखकर कहा, चिंता मत कर, सच का साथ यहाँ भी रहेगा, मैं अकेला नहीं हूँ। आखिर दोनों तैयार हो गए। जाने से पहले ओरोचिमारू ने एक सफेद चक्रा एनर्जी बॉल सास्के को दी। ये मेरी सारी रिसर्च और यादें हैं, इसे अतीत वाले मुझ में डाल देना, वो सब समझ जाएगा और तुम्हारा साथ देगा। दोनों ने चक्रा मशीन में डाला। तेज सुनहरी रोशनी फैली। नारुतो ने सास्के का हाथ पकड़ा। इस बार हम दुनिया को टूटने नहीं देंगे। सास्के ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी रूहें अतीत की तरफ निकल गईं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस एक्टिवेशन की असली कीमत मशीन के साथ साथ यूजर की जान भी लेती है। ओरोचिमारू का शरीर टूटने लगा, हड्डियां दरकने लगी। कभी 3 लोग थे, अब बस वही अकेला बचा था। और मरते वक्त उसने धीमे से कहा, सोचा नहीं था आखिर में मैं भी उसी जैसी हस्ती बन जाऊंगा, लेकिन शायद बुरा भी नहीं है। निंजा दुनिया का भविष्य अब तुम दोनों पर है। और ये कहकर ओरोचिमारू राख बनकर बिखर गया। नारुतो की आत्मा जो विनाशित भविष्य से आई थी, अब अपने जवान रूप में लौट आई। उसके सामने पुराना कोनोहा पूरी रौनक के साथ खड़ा था। ये वही टाइमलाइन थी जब वो और जिराया 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गांव में वापस लौटे थे। नारुतो का दिल खुशी से उछल पड़ा। अब उसका पहला काम था उस सास्के को ढूंढना जो उसी की तरह टाइम ट्रैवल करके लौटा था। उसने गहरी सांस ली, बिजली के खंभे से छलांग लगाई और तभी उसकी नजर पड़ी जिराया पर। बिना कुछ सोचे समझे नारुतो भागकर उनसे लिपट गया। उसके मन में हजारों बातें थीं जो वो कहना चाहता था। जिराया पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे क्या हुआ रे, इतना इमोशनल क्यों हो गया? नारुतो ने फटाफट खुद को संभाला। नहीं, बस इतना टाइम हो गया था, गांव लौटे। पहले की ही तरह वापस आते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले कोनोहमारू से हुई। कोनोहमारू ने जोश में आते ही कहा, चल सेक्स निंजुत्सु मुकाबला करते हैं। लेकिन इस बार नारुतो ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अब ये बचकानी चीजें बंद कर, मैं जो जानता हूँ सब सिखाऊंगा तुझे। क्योंकि उसने भविष्य में अपनी आंखों से देखा था कोनोहमारू बोरुटो को बचाते हुए ओत्सुत्सुकी के हाथों मारा गया था। उधर ओरोचिमारू के नॉर्थ बेस में सास्के भी उसी टाइमलाइन में वापस आ चुका था। अपने पुराने ट्रेनिंग वाले कपड़ों को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर अगली ही पल आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कसम खाई, इस बार वो भयानक भविष्य फिर कभी नहीं आने दूंगा। दिल में दबी हुई जुदाई और दर्द की आग आखिर फूट पड़ी। वो सीधा अपने एटर्नल मांगे के शारिंगन में प्रवेश कर गया। आंखें सहलाते हुए बोला, भविष्य वाला ओरोचिमारू सच में कमाल था, ऐसा काम भी कर दिखाया। कभी जिसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर शारिंगन था, वो भी सच को नहीं देख पाया था। लेकिन अब मौका मिला है तो इस बार
वो उस शख्स को भी सही जीवन देगा। सास्के ने फैसला किया, पहले ओरोचिमारू को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे वो चक्रा एनर्जी बॉल उसे ही देनी थी जो भविष्य वाले ओरोचिमारू ने सौंपी थी। कुछ देर में वो पहुंच गया ओरोचिमारू के ठिकाने पर। सामने वही पुराना ओरोचिमारू खतरनाक मुस्कान के साथ। देखकर सास्के को जैसे पिछला जन्म याद आ गया। उसे मालूम था ये अभी वाला ओरोचिमारू वही है जो सिर्फ उसके शरीर पर हाथ साफ करना चाहता था। तो पहला काम उसे हराना, फिर उसकी रूह में भविष्य की यादें डाल देना। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, ओरोचिमारू के दिल में घबराहट की घंटी बज गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी औरत वाली इंट्यूशन बोली, ये बंदा बेहद खतरनाक है। उसने कबूतों को पीछे हटने को कहा, मगर उससे पहले सास्के ने शारिंगन झेंजुत्सु में उसे फंसा दिया। ओरोचिमारू का चेहरा दंग रह गया। इतना प्रबल शारिंगन। अगले ही पल चिदोरी बिजली की तरह उसके सीने को चीरते हुए निकल गई। वो तुरंत अपने स्नेक रीबर्थ जुत्सु का इस्तेमाल करता है और मुंह से एक नया शरीर उगल देता है। साथ ही उसने मंडारा नोजिन 1000 सांपों की बांध एक्टिवेट कर दी। पल भर में सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से निकलकर सस्के की तरफ झपट पड़े। सस्के ने बिना देरी किए चिदोरी सेनबोन छोड़ा। बिजली से बने नुकीले हजारों सेनबोन ने पूरे सांपों के झुंड को चीर डाला लिया। इसके तुरंत बाद सास्के ने ग्रेट फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल किया और सारी सांपें जलकर खत्म हो गईं। उसने पहले से मिली ओरोचिमारू की चक्रा बॉल को चिदोरी में मिलाकर अचानक हमला किया। शारिनग्न की ट्रैकिंग क्षमता से उसने धुएं के बीच से चिदोरी को सीधा ओरोचिमारू की छाती में पहुंचा दिया। ओरोचिमारू एक पल को रुक गया। भविष्य की सारी जानकारी और यादें एक झटके में उसके मन में उमड़ आई। कुछ ही मिनटों में उसने आने वाले 20 साल देख लिए। जब उसने सास्के की तरफ देखा, उसकी नजरें बदल चुकी थीं। उसने कहा, सोचा नहीं था हम दोनों वाकई वापस आ गए। सास्के को हैरानी हुई, लेकिन उसने समझा दिया कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वे मिलकर इंसानी दुनिया को बचाएंगे। उनका पहला कदम था नारुतो को ढूंढना, मगर इस समय कोनोहा में दोनों ही वांटेड थे, इसलिए सीधा गांव लौटना मुमकिन नहीं था। तभी सास्के को एक जगह याद आई, पिछली जिंदगी की आखिरी लड़ाई का मैदान, वैली ऑफ द एंड। वो मानता था कि नारुतो भी वही जगह चुनेगा। अगर वहाँ उसने फ्लाइंग थंडर गॉड की मार्क छोड़ी है तो संपर्क किया जा सकता है। ये सुनकर ओरोचिमारू के चेहरे पर हल्की चमक आई। कुरामा को खोने के बाद नारुतो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई फॉरबिडन टेक्निक और निंजुत्सु सीखे, जिनमें फ्लाइंग थंडर गॉड भी था। वहीं रिन्नेगन खोने के बाद सास्के ने भी नई तकनीकें सीखी, हालांकि उनका बाद में सीमित असर ही हुआ। उधर नारुतो और जिराया ने सुनादे को 3 साल की ट्रेनिंग की रिपोर्ट दी। उसने टेस्ट के लिए काकाशी को चुना। काकाशी को देखकर नारुतो भावुक हो गया। कुछ समय पहले ही उसने उसे ब्लैक रॉड से घायल होते देखा था। टेस्ट फिर से वही था, बेल टेस्ट। काकाशी की लेट आने की आदत को भांपते हुए नारुतो अकेले ही वैली ऑफ द एंड पहुंचा। जैसा सास्के ने सोचा था, उसने भी यकीन किया कि सास्के वहीं आएगा। उसने वहां एक कुनाई रखी जिस पर कहा तो निभाया के 4 शब्द खुदे थे। वही उसकी फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क थी। कुनाई रखने के बाद वह वहीं रुक गया। हाशिरामा की मूर्ति पर खड़ा होकर वह आसपास देखता रहा, वही जगह जहां बंधन शुरू हुए थे और सपने टूटे थे। सामने मादारा की मूर्ति को देखकर उसके मन में कई विचार आए। कभी निंजा वर्ल्ड के अशुरा कहे जाने वाले मादारा आखिर में सिर्फ किसी और के हाथ की चाल बनकर रह गए। उसने नारुतो ने मन ही मन ठान लिया था, इस बार वो मादारा को उसका असली सम्मान दिलवाएगा और उसे एक सच्ची लड़ाई देगा। उसका प्लान साफ था, सास्के के साथ खुद को और भी मजबूत बनाना और बाकी टॉप शिनोबी को साथ मिलाकर इस निंजा दुनिया की हिफाजत करना, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ उन दोनों की ताकत उस खास कबीले से लड़ने के लिए काफी नहीं है। पर नारुतो को शक था, क्या उनकी वापसी से भविष्य की लाइन बदल जाएगी? क्या वो खौफनाक कबीला पहले ही प्रकट हो जाएगा? इसका अभी कोई जवाब नहीं था। सोच खत्म करते ही उसने फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट किया और एक झटके में कोनोहा वापस पहुंच गया। जैसा सोचा था, उसे और साकुरा को फिर से आधा दिन काकाशी का इंतजार करना पड़ा। तभी जाकर वो आया। काकाशी ने हाथ से अपना छोटा पीला उपन्यास हटाया और पुराने वाले घंटी टेस्ट की बेल निकाली। इस बार नारुतो पूरी ताकत से लड़ना चाहता था ताकि देख सके 3 साल की ट्रेनिंग ने उसे कितना बदला है। उसने बिना किसी निंजुत्सु के ताइजुत्सु से ही काकाशी को टक्कर दी। शुरुआत में काकाशी कुछ कहने लायक सीरियस नहीं था, लेकिन कुछ मूव्स के बाद ही उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसे पता था कि नारुतो ने काफी ग्रोथ की है, पर इतनी ये उम्मीद नहीं थी। काकाशी पीछे हटते ही तेजी से हैंड साइन बनाकर फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल टेक्निक छोड़ा। नारुतो हल्का मुस्कुराया, उसके हाथ भी उसी रिदम में हिले। वाटर स्टाइल ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक। तेज उठती पानी की लहर ड्रैगन बनकर आग को उसी वक्त निगल गई और साइड में खड़े साकुरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। काकाशी ने भी अब सीरियस मोड ऑन करते हुए माथे का प्रोटेक्टर उठाया और उसका शारिंगन सामने आया। उसने तारीफ की, लगता है इन सालों में तुमने सच में मेहनत की है, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी और टाइम लगेगा। थोड़ी देर की जोरदार फाइट के बाद काकाशी ने अर्थ स्टाइल से नारुतो को जमीन के अंदर खींच लिया। वो जीत का ऐलान करने ही वाला था कि सामने खड़ा नारुतो सफेद
सफेद धुएं में गायब हो गया। काकाशी भौंचक्का रह गया। ये तो बस उसका शैडो क्लोन था। दूर से खड़े त्सुनाडे ने भी हैरानी जताई और बगल में खड़े जिराया से पूछा, इन 3 सालों में आखिर हुआ क्या? जिराया खुद भी चौंका हुआ था। क्या बताऊं, उसका गुरु मैं हूँ, मगर ये जो बन गया है ये तो किसी और लेवल पर है। कुछ देर की फाइट के बाद नारुतो को अपनी पावर का अंदाजा हो चुका था। इतने लोगों के सामने काकाशी को पूरी तरह हराना थोड़ा ओवर हो जाता, और वैसे भी उसने फील कर लिया था कि वैली ऑफ द एंड में उसके छोड़े गए फ्लाइंग राइजन कुनाई में अभी किसी ने चक्र डाला है। उसने फाइनल मूव लेने का फैसला किया। साकुरा के साथ प्लान करके उन्होंने वही पुरानी बेल चोरी स्ट्रेटेजी यूज की और आखिर में काकाशी से बेल छीन ही ली। काकाशी मुस्कुराया, मेरे शिष्यों को अब सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं रही। विदा लेकर नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से सीधा वैली ऑफ द एंड में पहुंचा और जैसा उसने सोचा था वहां सास्के और ओरोचिमारू पहले से उसकी वेट कर रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई। अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सास्के ने नारुतो से पूछा, अब तुम्हारे पास भविष्य वाली कितनी ताकत बची है? नारुतो ने शांत लहजे में कहा, मैंने जो भी निंजुत्सु सीखा था सब कुछ अभी भी याद है, यहाँ तक कि सेज मोड भी। लेकिन एक चीज थी जिसे लेकर वो हमेशा से अनिश्चित था, 9 टेल्स की पावर। नारुतो साफ महसूस कर सकता था कि क्यूबी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन रीबर्थ के बाद से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुरामा का सामना कैसे करे। सास्के जानता था कि नारुतो अब भी बैरियन मोड की वजह से खुद को दोष देता है। उसने उसे समझाया, उस वक्त जीतने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जब हमने टाइमलाइन को तोड़कर दोबारा जन्म लिया है तो कुरामा की ताकत पहले से भी ज्यादा जरूरी है। उसने नारुतो को कहा, जितनी जल्दी हो सके उससे बात कर। इस बार हम दोनों मिलकर उसे भी बचाएंगे और वो भी हमें। नारुतो ने पहली बार बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसने भी पूछा, और तुम? रिबर्थ के बाद तुम्हारी कितनी पावर बची है? सास्के ने बिना कुछ कहे चक्र फ्लो किया और उसकी आंखें चमक उठी। अब उसकी जगह थी एटर्नल मनगेक्यो शारिंगन। ये देखकर नारुतो समझ गया, अब वक्त आ गया है अपने कुरामा का सामना करने का। सास्के ने अपनी आंखें वापस सामान्य करते हुए पूछा, अब प्लान क्या है? नारुतो ने हालात का एनालिसिस किया। अकात्सुकी ने अब से ही टेल्ड बीस्ट्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं, तो उसने फैसला किया अकात्सुकी को मूव करने से पहले ही रोकना होगा। सबसे पहले जाना होगा सैंड विलेज। सास्के ने उसकी बात को मंजूर किया। उसने कहा, मेरा पहला काम होगा अपने उस पुराने एंड को रोकना। पर अब उनकी आइडेंटिटी पब्लिक में ज्यादा देर तक नहीं दिख सकती थी, खासकर सास्के और ओरोचिमारू की। इसलिए अभी अकात्सुकी को रोकने की जिम्मेदारी नारुतो को ही लेनी थी। नारुतो हंसा, टेंशन मत ले, सब कवर है। उसने जेब से एक फ्लाइंग राइजन कुनाई निकाली और सास्के की तरफ बढ़ा दी। कभी भी मुझसे संपर्क करना हो इसमें चक्र डाल देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। सब कुछ कहकर वो वहां से निकल गया। आखिर गारा उसका इंतजार कर रहा था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने घबराहट भरे मन से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। एट ट्राइग्राम सील चमक उठी और उसका कनेक्शन सीधे जा पहुंचा क्यूबी के सील स्पेस में। कुरामा वही था सील के अंदर, लेकिन आंखों में वो पुरानी समझदारी झलक रही थी। नारुतो अभी कुछ कहता उससे पहले ही कुरामा ने खुद आवाज लगाई, काफी टाइम लगा दिया मिलने में। हाँ, उसकी आवाज सुनकर नारुतो की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें सब याद है? कुरामा ने घमंडी अंदाज में सिर घुमाया। हम टेल्ड बीस्ट्स और जिंचुरिकी के बीच का बंधन सिर्फ चक्र का नहीं होता, जो आने वाला था मुझे पहले से पता था। नारुतो ने मुंह फेर लिया, उसकी आंखें झुक गईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, उस दिन मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन अब कसम है दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। कुरामा ने नकली गुस्से में मुंह बनाया, तू कितना झंझट वाला हो गया है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर सील स्पेस में गूंज उठी एक जोरदार हंसी। लेकिन अभी एक दिक्कत बाकी थी, कुरामा अभी भी सील में कैद था। अगर उन्हें फिर से साथ लड़ना है तो 8 ट्राइग्राम सील को खोलना होगा। इसका मतलब था पहले जिराया से उस सील को अनलॉक करने की चाबी लेनी होगी। कुरामा से मिलकर लौटने की जगह नारुतो वहीं उसके सील गेट के पास बैठ गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा, क्योंकि कुरामा पास हो तो डर नाम की चीज नहीं रहते। कुरामा ने मुंह फुलाकर देखा, पर उसके अंदर कहीं न कहीं एक गर्माहट थी। यह समय था ओरोचिमारू के बेस में, जब खबर आई कि उचिहा इटाची का लोकेशन मिल गया है। ये सुनते ही सास्के झटके से खड़ा हुआ और खबर लाने वाले की तरफ देखा। उसके अंदर की खुशी अब जाहिर होकर बाहर झलक रही थी। भविष्य में जब उसने अपने भाई को समझा और उसके करीब पहुंचा तो उसके दिल में उससे कहने के लिए बहुत कुछ था। उसने तुरंत निकल पड़ने का फैसला किया ताकि इटाची से मिल सके, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे रोकते हुए कहा कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इटाची के साथ इस समय एक मुश्किल दुश्मन किसामे भी मौजूद है। सास्के ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। पिछली जिंदगी में उसका किसामे से ज्यादा सामना नहीं हुआ था, लेकिन जो कोई भी इटाची का पार्टनर हो उसे हल्के में लेना बेवकूफी होती। नारुतो ने एक बार कहा था कि अकात्सुकी के हर मेंबर को भी वो अपने साथी बनाना चाहता है, इसलिए सास्के ने सबसे पहले नारुतो से संपर्क करने का फैसला किया। आखिरकार लोगों को मनाने का काम तो नारुतो ही सबसे बेहतर कर सकता था। उसने अपना चक्र नारुतो द्वारा दिया गया फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई में डाला। थोड़ी देर में नारुतो उस चिन्ह के जरिए तुरंत उसके पास आ गया। सास्के के प्लान को सुनकर नारुतो ने सहमति जताई। असल में उसके दिल में किसामे के लिए गहरी इज्जत थी। पिछले जीवन की यादों में उसे आज भी वो पल याद है जब किसामे ने मरते दम तक अपने साथियों की रक्षा की थी। वो जानता था कि किसामे इतनी आसानी
आसानी से अकात्सुकी के साथ धोखा नहीं करेगा। इसलिए उसने सास्के से कहा कि जब तक सही मौका न मिले तब तक कुछ भी हड़बड़ी में मत करना। मैं काजे कागे मिशन से लौट कर आता हूँ, फिर साथ में प्लान करेंगे। सास्के को इस पर कोई शक नहीं था, उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। जब उसे पता चला कि कुरामा भी वापस आ गया है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सारी तैयारियों के बाद नारुतो तुरंत सास्के से विदा लेकर होकागे ऑफिस पहुंचा। काफी मनाने के बाद त्सुनादे ने उसे काजे कागे गांव जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ इस मिशन पर काकाशी और साकुरा भी रवाना हुए। उधर उसी समय सासोरी और डेडारा पहले ही काजे कागे के गेट पर पहुंच चुके थे। डेडारा ने अपने विशाल पक्षी से आसमान से अचानक हमला कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सफलतापूर्वक गांव में घुसपैठ कर ली है, तभी सामने गारा आ गया। दोनों के बीच पहले की तरह एक जबरदस्त जुत्सु की लड़ाई शुरू हो गई। अंत में गांव की रक्षा के लिए लड़ते हुए गारा डेडारा के सामने हार गया। जैसे ही डेडारा उसे लेकर उड़ने ही वाला था, अचानक एक पीली चमक उसकी तरफ बढ़ी और गारा को उससे छीन लिया गया। गारा हैरान रह गया। 3 साल बाद भी उसने एक नजर में पहचान लिया। वो और कोई नहीं, नारुतो था। नारुतो ने गारा से कहा कि वो थोड़ा आराम करे, यहाँ की लड़ाई अब वो संभालेगा, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद वो डेडारा की तरफ मुड़कर हल्के अंदाज में बोला, गारा को अकात्सुकी के हवाले करना तो बिल्कुल नहीं होगा। डेडारा भी हैरान था। अभी जो स्पीड उसने देखी उसका कोई जवाब नहीं था। उसने नारुतो पर विस्फोटक पक्षी फेंककर जवाबी हमला किया, लेकिन अगले ही पल नारुतो वहाँ से गायब हो गया। एक कुनाई अचानक डेडारा के पास प्रकट हुई। अगले ही सेकंड रासेंगन पकड़े नारुतो वहाँ आ धमका और उसने जबरदस्त प्रहार किया। जैसे ही काकाशी वहाँ पहुँचा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पक्का यकीन हो गया नारुतो ने अभी अभी वही फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक इस्तेमाल की है जो उसके टीचर ने की थी। डेडारा पर पड़े रासेंगन के वार से उसका शरीर अचानक सफेद मिट्टी में बदल गया। वो असली नहीं था। उसका असली रूप विशाल पक्षी के अंदर से बाहर निकला। थोड़े से टकराव में ही उसे समझ आ गया, सामने खड़ा ये शख्स गारा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो आसमान में उड़ गया, हाथ में एक बड़ी मिट्टी की मुट्ठी लेकर उसे निगल गया। उसका इरादा C4 करूरा से इस लड़ाई का अंत करने का था। उसी वक्त उसका एक विशाल पुतला पूरे काजे कागे गांव में खड़ा हो गया। गारा का चेहरा घबराहट में बदल गया। अगर ये हमला गांव के अंदर फटा तो काजे कागे का अंत तय था, लेकिन नारुतो ने उसे शांत रहने को कहा। डेडारा की जोरदार चिल्लाहट के साथ अचानक वो विशाल पुतला और नारुतो दोनों गायब हो गए। अगले ही सेकंड नारुतो का शरीर फिर दिखाई दिया और डेडारा का करूरा बम वो पहले ही निर्जन समुद्र के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर चुका था। गुस्से में डेडारा ने दांत भींच लिए। ये तो मेरी कला का अपमान है। उसने कपड़े फाड़े और अपनी अंतिम कला दिखाने ही वाला था कि अचानक काले रेत और लोहे की एक लहर उसके सामने आ गई। वो लहर धीरे धीरे थर्ड काजे के आयरन सैंड ड्रैगन का रूप लेने लगी। डेडारा ने अपनी अंतिम कला रोक दी। सामने सासोरी आ चुका था। वो गुस्से में डेडारा पर चिल्लाया, इतनी देर तक मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत। फिर जैसे ही उसने नारुतो को देखा, वो तुरंत समझ गया कि देरी क्यों हुई। उसने डेडारा को पीछे हटने को कहा। अब वो खुद लड़ाई संभालेगा। नारुतो को हल्के में लेना उसकी गलती नहीं। सासोरी ने नीडल वेव से अटैक किया, जहरीली सुइयों की बारिश। नारुतो ने तुरंत एक स्मोक बम फेंका और हाथों से मुहर बनाते हुए कई अर्थ वॉल जुत्सु खड़े कर दिए, जिनसे सारे जहरीले हमले रुक गए। धुएं में एक कपड़े में बंधा कुनाई उड़कर बाहर आया। जैसे ही सासोरी का ध्यान उस पर गया, ऊपर से रासेंगन पकड़े नारुतो का क्लोन उस पर टूट पड़ा और उसके फ्लाइंग स्ट्रीम पपेट को चकनाचूर कर दिया। सासोरी की आंखों में हैरानी थी। इतनी कम समय में धुएं की ऑड में प्लान और एक्यूरेट अटैक, ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसने मन ही मन सोचा। नारुतो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम है उजुमाकी नारुतो, भविष्य का 7वां होकागे। जब उसे पता चला कि यही वही है जिसे अकात्सुकी पकड़ना चाहती है, 9 पूंछ का जिंचुरिकी, सासोरी ने अपनी पीठ से पहला स्क्रॉल निकाला। अगले ही पल उसके हाथों से तेज आग की लपटें निकली, लेकिन नारुतो ने हर अटैक का जवाब बखूबी दिया। चाहे वो आग का तेज हमला हो या दूसरे स्क्रॉल से निकलती हाई प्रेशर वाटर गन, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में सासोरी ने 100 पपेट्स का स्क्रॉल निकाला और देखते ही देखते सैकड़ों कठपुतलियां नारुतो को चारों तरफ से घेरने लगी। ये देखकर नारुतो भी एक पल को हैरान रह गया। क्या साकुरा ने पिछले जन्म में सच में ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया था? इस समय 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल की वजह से वो अभी तक कुरामा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोई और चारा न देखकर उसने दूर पहले से प्रकृति ऊर्जा इकट्ठा कर रहे अपने शैडो क्लोन को रिलीज किया। एकदम से सेज चक्र उसके शरीर में वापस आया और नारुतो सेज मोड में चला गया। सेज मोड के बूस्ट से उसने कुछ ही मिनटों में सारे पपेट्स को खत्म कर दिया। एक तरफ काकाशी ये सब देखकर सन्न था। ये तो जिराया का सेज मोड है, इसने इसे भी मास्टर कर लिया। सासोरी ने चेहरा आधा हाथ से ढककर नारुतो को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था 9 पूंछ का जिंचुरिकी इतना ताकतवर होगा।
बस सिर्फ एक इंसान ने आसानी से वो हमला तोड़ दिया था, जिससे उसने एक बार एक छोटे से देश को तबाह कर दिया था। उसने तीसरे काजे कागे की कठपुतली का इस्तेमाल छोड़ दिया और उसकी जगह पीठ पर टंगे उस स्क्रोल को निकाला, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में भी कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उस स्क्रोल पर 10 समनिंग स्क्रॉल एक सीध में सजे हुए थे। अचानक अनगिनत चक्रा धागे जमीन पर बिखरी सभी कठपुतलियों से जुड़ गए। सासोरी ने नारुतो की ताकत की तारीफ की। ये पहली बार था जब अकात्सुकी में शामिल होने के बाद उसे ये चाल इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। टूटे हुए पपेट के सारे टुकड़े जुड़कर एक विशाल दैत्याकार पपेट में बदल गए, जो किसी बीजू जितना बड़ा था, और उसकी असली बॉडी उस पपेट के अंदर समा गई। ये था उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, 100 मशीनों का पुनर्गठन। ये देखकर नारुतो को सास्के की सुसानुओं की याद आ गई। उसने माना कि सासोरी वाकई एक जीनियस है। वो विशाल पपेट एक ही झटके में अपनी तलवार घुमाते हुए नारुतो पर झपटा। स्पीड इतनी तेज थी कि नारुतो भी पल भर को चौंक गया। इतना बड़ा होने के बावजूद पपेट जरा भी सुस्त नहीं लग रहा था। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल कर पास के कुनाई के पास टेलीपोर्ट किया, लेकिन सासोरी ने ये पहले से भांप लिया था। जैसे ही नारुतो प्रकट हुआ, पपेट के मुंह में बीजू बम जैसी एनर्जी बॉल बनकर छूट गई। थोड़ा हैरान होकर नारुतो ने तुरंत उंगली काटकर 3 लेयर्ड रस्सन गेट एक्टिवेट किया। गेट्स ने मुश्किल से उस अटैक को रोक लिया। रेत गांव को और तबाही से बचाने के लिए नारुतो ने फुल स्पीड में लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। उसने हैंड साइन बनाते हुए सैकड़ों शैडो क्लोन बना दिए। हर एक क्लोन ने सुपर ओडामा रसेंगन तैयार किया और सबने मिलकर पपेट पर जबरदस्त हमला बोल दिया। पपेट की आर्मर काफी मजबूत थी, लेकिन सेज मोड के इस तगड़े अटैक में वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। नारुतो ने फिर उतेई बोनकाई नो जुत्सु यूज किया। आसमान से गामा बुंटा नीचे आ गिरा, जिसने पपेट को आखिरी झटका दिया। सासोरी आखिरकार हार मान गया। उसने नारुतो से पूछा कि वो आखिर है कौन। मुस्कुराते हुए नारुतो ने कहा कि उसका और अकात्सुकी का मकसद एक ही है, इस दुनिया को एकजुट करके अंतहीन लड़ाइयों को खत्म करना। सासोरी हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, अब जो चाहे वो कर सकता है। भविष्य की कठिन लड़ाइयों को सोचते हुए नारुतो समझ गया कि उसे और साथियों की जरूरत होगी। उसने गारा से गुजारिश की कि उन्हें माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो यकीन करता था कि अब वो बुरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। गारा ने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद नारुतो ने सासोरी से कहा कि उसकी कठपुतलियां इतनी ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि उनमें उन्हीं आत्माओं की शक्ति समाई है जिन्हें वो मिटाना चाहता था। ये सुनकर सासोरी कुछ पल को ठिठक गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ डीडारा के साथ रेत गांव से निकल गया। रास्ते में डीडारा ने उसे छेड़ा, मैंने तो पहली बार तुम्हें ऐसा चेहरा बनाते देखा है, कहीं नारुतो से दोस्ती तो नहीं करोगे? सासोरी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फ्लाइंग टाइगर को रिपेयर करके सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद साकुरा आगे आई और नारुतो की तबीयत के बारे में पूछा। उसने हंसते हुए कहा कि बस थोड़ा ज्यादा चक्रा खर्च हो गया है। अचानक पीछे से जिराया की आवाज आई। वो पूरे वक्त टोड स्टोन पाथ में छिपकर ये लड़ाई देख रहा था। उसने नारुतो को एक तरफ बुलाया। नारुतो को पता था कि आज बचना मुश्किल है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सुना था कि जिराया ने बहुत आसानी से सास्के और बोरुतो की सच्चाई भांप ली थी, लेकिन वो रीबर्थ के पल से ही तैयार था। उसने मुट्ठी आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए जिराया से फिस्ट बम्प करने को कहा। जिराया थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, दिल में लहरें उठी। नारुतो के पिछले जन्म की सारी झलकियां जिराया के मन में तैरने लगीं। स्टोन कैसल ओशन का अंत, उसकी लहरों जैसी पुनर्जीवन, ओत्सुत्सुकी क्लैन का आक्रमण, मल्टी शैडो क्लोन बनाम चुतियन की लड़ाई और वह विश्व को झकझोर देने वाला अंतिम युद्ध। दोनों ने जो अनगिनत कहानियां साथ जी थीं, वे सब भावनाओं के जरिए एक दूसरे को महसूस हुई। यह सब देखने के बाद जिराया का मन लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उसने नारुतो से पूछा, क्या ये सब सच है? नारुतो ने हिम्मत करके कहा, हाँ, ये सब 100% सच है। असली भविष्य इतना ही डरावना और भयानक है। जिराया कुछ नहीं बोला, बस नारुतो को कसकर गले लगा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि नारुतो अकेले इतना भारी भविष्य ढो रहा है। नारुतो ने माफी मांगी कि उसने शुरुआत में सच्चाई नहीं बताई। जिराया मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ। समुद्र में अपनी नींद वाले अंजाम को देखकर उसने कसम खाई, इस बार मैं नारुतो का सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। ये सुनकर नारुतो भी मुस्कुरा पड़ा और रो पड़ा। उसने भी वचन दिया, इस जन्म में मैं गुरु की रक्षा करूंगा। दोनों के खुलकर बात करने के बाद वे अचानक गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे माउंट म्योबोकू में थे। उन्हें बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गमामारू था। जिराया ने गमामारू को देखते ही घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। थोड़ी बातचीत के बाद गमामारू ने गंभीर मुद्रा अपनाई। जिस भविष्यवाणी के बच्चे को उसने अपने स्वप्नों में कई बार देखा था, उसका अंजाम अब थोड़ा बदल गया था। शिनोबी वर्ल्ड का भविष्य अब उस सुनहरे बालों, नीली आंखों वाले लड़के और उस लड़के के हाथों में है जिसकी आंखों में शक्ति बसी है। या तो वे इसे अभूतपूर्व समृद्धि की ओर ले जाएंगे या फिर इतिहास के सबसे बड़े विनाश की ओर। नारुतो जानता था कि वो और सासुके ही वे दोनों हैं। गमामारू भविष्य देख सकता था, इसलिए वह जानता था कि नारुतो और सासुके भविष्य से आए हैं। नारुतो आश्चर्य से उसे देखने लगा। गमामारू ने उसे शांत रहने को कहा और फिर अपने मुंह से 2 ताबीज निकाले। ये वही पवित्र औजार थे जो उसने कभी सेज ऑफ 6 पाथ्स को दिए थे। ये ताबीज मरते हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। ओत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ने के लिए माउंट म्योबोकू बस
इतना ही मदद कर सकता था। नारुतो ने आदर से उन्हें स्वीकार किया। गमामारू को प्रणाम कर दोनों वहां से रवाना हुए। वापसी के रास्ते में जिराया ने नारुतो के मासूम चेहरे पर झलकती परिपक्वता देखी। वह भावुक भी हुआ और गर्व भी हुआ कि नारुतो सच में बड़ा हो गया है। अब समय आ गया था कि वह नारुतो को बगुआ सील की चाबी सौंप दे। उसने नारुतो को बुलाया और समनिंग से स्क्रॉल टोड निकाला। नारुतो ने समझदारी से चाबी स्वीकार की। अब अगला कदम था 9 टेल की सील खोलना। नारुतो जैसे ही सील पर बंधी पट्टी हटाने लगा, एक पीली चमक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नारुतो मुस्कुरा पड़ा। उसे पता था ये मिनातो है। मिनातो नारुतो को पहचान कर हैरान था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही 9 टेल बेचैनी से बोला, बाद में बातें करना, पहले मुझे बाहर निकालो। कुरामा की आवाज सुनकर मिनाटो थोड़ा पीछे हट गया। वो चाहता था कि माहौल थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन नारुतो ने कहा, रुको पापा, पहले मुझे कुरामा को आजाद करने दो। कुरामा नाम सुनते ही मिनाटो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, यानी यही है 9 पूंछ का नाम? जब उसने नारुतो के हाथ पर बनी सील की चाबी का निशान देखा, तब जाकर उसके चेहरे पर सुकून लौटा, क्योंकि इसका मतलब था कि जिराया सेंसेई ने भी नारुतो को सील खोलने की अनुमति दे दी थी। धीरे धीरे सील का ताला घूमने लगा और कुछ ही सेकंड में कुरामा ने जोरदार दहाड़ के साथ पिंजरे को तोड़ डाला। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही पल दर्जनों एडमेंटाइन सीलिंग चेन्स ने उसे जकड़ लिया। नारुतो और मिनाटो दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पता था ये तो कुशिना की चक्र जंजीरें थीं। कुशिना छाया से बाहर आई और बोली, थोड़ा शांत रहो कुरामा। कुरामा ने झल्लाकर दहाड़ लगाई, ये औरत कभी टाइम की समझ नहीं रखती क्या? मिनाटो ने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी, जबकि नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह माँ, आपने तो एक झटके में कुरामा को काबू कर लिया। कुशिना उसकी आवाज सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में नमी भर आई। क्या तुम नारुतो हो? जब उसने उसके बगल में मिनाटो को खड़ा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर मिनाटो से लिपट गई, आंखों में खुशी के आंसू लिए। कई सालों बाद ये तीनों एक परिवार फिर से एक साथ थे। थोड़ी देर बाद मिनाटो और कुशिना को जब नारुतो की असली कहानी पता चली, उनका दिल भर आया। किसने सोचा था कि उनका बेटा इतनी कठिन जिंदगी जी चुका है। उनके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि नारुतो आखिरकार होकागे बन चुका था और उसका अपना परिवार भी था। बस अफसोस ये था कि उसका अंत इतना दर्दनाक रहा। लेकिन अब वो जानते थे वो उनके बेटे पर गर्व कर सकते हैं और उसे अपनी तरह भरोसा दे सकते हैं। खूबसूरत पल ज्यादा देर नहीं टिकते। चक्र खत्म होते होते मिनाटो और कुशिना के शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। जाने का वक्त आ गया था। मिनाटो ने कहा, कुशिना, जो कुछ कहना है अब कह दो। कुशिना ने रोते रोते नारुतो को कसकर गले लगाया और वही बातें दोहराई जो उसने मरने से पहले कही थी। खुश रहना, अच्छा खाना और कभी अकेला महसूस मत करना। नारुतो ने जबरन मुस्कान लाई। मत सोचो माँ, अब मेरे साथ कुरामा है और बहुत से साथी भी, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर भी आंसू उसकी आंखों से बह निकले। इतना ताकतवर होकागे भी उस पल एक बच्चा बन गया जो सिर्फ रो सकता था। कुरामा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पास बैठ गया, अपने पुराने दोस्त का साथ निभाते हुए। मिनाटो और कुशिना की आखिरी झलक धुंधली हुई और जब नारुतो की चेतना वापस लौटी, वो एक बार फिर बन चुका था परफेक्ट 9 टेल्स जिंचूरी की। जिराया ने उसे देखकर हैरानी से कहा, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। नारुतो ने बस हल्की मुस्कान दी। अब वक्त आ गया है गुरु, असली लड़ाई का। गुरुजी, आप पहले गांव लौट जाइए, मुझे सासके से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद उसने फ्लाइंग राइजन का इस्तेमाल किया और एक झटके में सास्के के सामने पहुंच गया। सास्के ने जब नारुतो की आंखों में वो दृढ़ निश्चय देखा तो बस मुस्कुराकर बोला, लगता है इस बार तू सच में कामयाब हो गया है डोबी। नारुतो ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस बीच सास्के भी खाली नहीं बैठा था। उसने ओरोचिमारू की मदद से अपने अंदर उजुमाकी क्लैन के सेल्स ट्रांसप्लांट करवाए थे, क्योंकि उसे दोबारा रिनेगन जगाने के लिए ये जरूरी था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बस वक्त था नई आंख के खुलने का दिन। वो पहले अपने भाई इताची से बात करना चाहता था और इसी मकसद से नारुतो वहाँ आया था। वो इताची के पास से काबुतो को हटा कर लाया और दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने हुए। इताची ने सोचा था कि सास्के पहले की तरह गुस्से में चिल्लाएगा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह शांत था। सास्के को पता था कि इस वक्त ब्लैक जेत्सु पास ही कहीं छिपा हुआ उन्हें देख रहा है। इसीलिए उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और उचिहा फायर बैरियर तकनीक से एक लाल सीलिंग बैरियर बना दिया, जिसमें सिर्फ वही दोनों फंस गए। ब्लैक जेत्सु ये देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो छोटा सा उचिहा लड़का इतनी ताकतवर सीलिंग तकनीक भी जानता है। बैरियर के अंदर सास्के ने सबसे पहले एक गहरा जेंजुत्सु ब्रह्मजुत्सु चलाया। इताची ने तुरंत उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब सास्के की आंखों की शक्ति उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। जब इताची ने देखा कि सास्के के पास भी मांगेक्यो शारिंगन है, तो वो हैरान रह गया। सास्के के दिल में कई भाव उमड़ रहे थे, पर वो खुद को रोकते हुए बोला, भैया, इस जन्म में मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो समझ चुका था कि भले ही वो पहले अपने भाई के रास्ते को नहीं मानता था, पर उसने कभी उसे नकारा भी नहीं था, क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा भाई था। इताची कुछ बोल पाता
उससे पहले ही सास्के ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, बस अब बहुत हो गया भैया, मुझे सब पता चल चुका है। इसके बाद उसने इताची को सारी सच्चाई बताई, किस तरह वो पहले मर चुका था और किस तरह किस्मत ने उसे और नारुतो को एक और मौका दिया इस निंजा दुनिया को बचाने का। इताची को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या ये बात तुम्हें उस मुखौटे वाले ने बताई? सास्के ने सिर हिलाया, नहीं, वो बात मुझे पहले जीवन के ओबितो से पता चली थी। इसके बाद सास्के ने अपने शारिंगन से उसे आने वाले समय की सारी घटनाएं दिखाई, वो सारी लड़ाइयाँ, वो बलिदान और वो भविष्य जिसे वो दोनों बदलने लौटे थे। वो बोला, भैया मैं असल में तो अब यहाँ का नहीं था, पर किस्मत ने मौका दिया है इस निंजा वर्ल्ड को बचाना, यही हमारा मकसद है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ पल बाद जिंजुत्सु टूट गया और इताची गहरी चुप्पी में डूब गया। वो मुस्कुराया, उस मुस्कान में सुकून था, गर्व था और राहत भी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तूने वो सब देखा जो मुझे कभी नहीं देखना पड़ा, फिर भी तू लौट आया। उसने सिर झुकाया और कहा, तू जिंदा लौट आया सास्के। ये जानकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। उस वक्त सास्के के कंधों पर जो बोझ था, उसके सामने बाकी सब बातें मामूली लग रही थीं। 2 बूंद आंसू चुपचाप इटाची के गालों से फिसल पड़े। तुमने चाहे कितना भी अंधेरा भविष्य देखा हो, लेकिन तुम जिंदा लौट आए, बस यही सबसे बड़ी बात है। रोते हुए इटाची की पीठ को देखते हुए सास्के को अचानक ओबिटो की वो पुरानी बातें याद आ गईं। बीता हुआ कल वो कब का पीछे छोड़ चुका था, लेकिन बड़े भाई के आंसू देखकर उसका दिल फिर से भर आया। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं जरूर उस इंसानियत की हिफाजत करूंगा जिसमें इटाची जैसा कोई मौजूद हो। लेकिन अभी तो इटाची का शरीर बिल्कुल टूट चुका था। सास्के ने उसे विनती करके कहा कि वो उसके साथ ओरिचिमारू के पास चले, वो तुम्हारा इलाज जरूर कर देगा। इटाची ने बिना झिझक हामी भर दी। उसे पता था कि सास्के के साथ खड़े रहने के लिए एक मजबूत शरीर होना जरूरी है। इसके बाद सास्के ने अपनी उचिया फायर बैरियर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही दोनों जाने वाले थे, अचानक एक काला भंवर उनके सामने घूमता हुआ प्रकट हुआ। दरअसल उसी वक्त जब सास्के ने बैरियर एक्टिवेट किया था, ब्लैक जेत्सु बेस पर जाकर ओबिटो को सूचित कर चुका था। ओबिटो को देखकर सास्के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट किया और इटाची को थोड़ा पीछे रहने का इशारा किया। इटाची भी तुरंत कुछ दूरी पर खड़ा होकर बैकअप के लिए तैयार हो गया। ओबिटो तो असल में चाहता था कि सबके मरने के बाद वो सामने आए और सास्के को जबरन अपने बेस ले जाए, लेकिन हालात उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलटे थे, क्योंकि सामने खड़ा सास्के अब वो पुराना बदले की आग में जलता लड़का नहीं रहा था। अचानक सास्के ने जानबूझकर उसके मास्क के पीछे छुपी पहचान यानी ओबिटो को सबके सामने उछाल दिया। ओबिटो एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी असली पहचान ऐसे उजागर हो जाएगी। उसने गुस्से में पूछा, तुझे कैसे पता चला? ब्लैक जेत्सु ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। ये लड़का आम नहीं है। सास्के मुस्कुराया, जानना है बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये सुनते ही ओबिटो की आंखों में खून उतर आया। आज यहीं पर तेरा काम तमाम कर दूंगा, वो चिल्लाते हुए फायर स्टाइल ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस छोड़ देता है। सास्के तनिक भी नहीं घबराता, हाथ जोड़कर फायर स्टाइल बुलेट ब्लेज चला देता है। दोनों की आग आपस में टकराती है और देखते ही देखते पूरा आसमान जल उठता है। ओबिटो चौंक गया, ये मेरी आग के बराबर कैसे टिक गया? तभी भी वो रुका नहीं। आग को बरकरार रखते हुए उसने कामुई से लगातार विशाल शूरिकेन बरसाने शुरू कर दिए। सास्के ने तुरंत पीछे सुसानो की कंकाल रूप वाली ढाल खड़ी कर दी। सुसानो को देखकर ओबिटो की आंखों में चमक आ गई। इटाची के जिंदा रहते हुए भी ये मांगेक्यो एक्टिवेट कर चुका है। इसका आखिर सफर क्या रहा है? अचानक उसने आग रोक दी और सीधा हमला करने की तरफ बढ़ गया। उचिया खून होने के नाते उसे अच्छी तरह पता था सुसानो की कमजोरी उसका अंदरूनी हिस्सा होता है। कामुई का फेज मोड एक्टिवेट करके वो सुसानो के भीतर घुस गया, लेकिन सास्के अब एक अनुभवी योद्धा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ओबिटो को अटैक करने के लिए एक पल के लिए सॉलिड होना पड़ेगा। जैसे ही ओबिटो ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, उसी पल सास्के ने शारिंगन एक्टिव करके अमातेरासु एक्टिव किया। ओबिटो के चारों ओर अमातेरासु की दीवार बन गई। क्योंकि वो अमातेरासु उस पर असर न करे, इसलिए ओबिटो ने मजबूरन अपनी फेज मोड जारी रखी। उसका शरीर सास्के के बिल्कुल पास से निकल गया, जैसे उसके गाल के आर पार हो रहा हो। ओबिटो थोड़ा हैरान था, ये चाहे निंजुत्सु हो या रिएक्शन स्पीड, हर मामले में ये इतना तेज कब हो गया? उसे अनायास ही उस पुराने समय के शिनोबी वॉरलॉर्ड की याद आ गई। अब तो साफ था कि सास्के उसकी पूरी क्षमताओं को समझ चुका है। ओबिटो को एहसास हुआ कि ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा, और ऊपर से बगल में खड़ा इटाची जो कभी भी अटैक कर सकता था। रणनीतिक सोच रखने वाला ओबिटो तुरंत पीछे हटने का फैसला करता है। उसने कड़वे अंदाज में कहा, इस बार मान लेता हूँ कि बांजी तेरी रही, लेकिन अगली बार नहीं हारूंगा। इतना कहकर उसने कामुई एक्टिवेट किया और मौके से गायब हो गया। सास्के ने उसे रोका नहीं, क्योंकि नारुतो की प्लानिंग में आगे चलकर ओबिटो भी उनकी एक अहम ताकत बनने वाला था। इसके बाद सास्के और इटाची वापस ओरिचिमारू के बेस पहुंचे। ओरिचिमारू ने जैसे ही इटाची को देखा, अपनी सांप वाली स्माइल लिए बिना नहीं रह सका। आखिर कभी ये वही शख्स था जिसे वो पाना चाहता था। सास्के ने आगे बढ़कर ओरिचिमारू से इटाची का पूरा मेडिकल चेकअप करने की रिक्वेस्ट की और खुद बाहर आकर उसने नारुतो वाला फ्लाइंग रेजिन कुनाई हाथ में लिया। चक्रा डालते ही नारुतो वहाँ प्रकट हुआ और उसके साथ रस्सियों में बंधा हुआ एक व्हाइट जेत्सु भी था। सास्के ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। इटाची, ओबिटो,
सब कुछ। नारुतो ने उसकी बेचैनी महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत ले स्नेक अंकल, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। फिर उसने पीछे खड़े व्हाइट जेत्सु की तरफ इशारा किया और मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। तभी ओरोचिमारू बाहर आया। इटाची की बीमारी इस टाइमलाइन में अभी भी लाइलाज थी, लेकिन उसके फ्यूचर वाले वर्जन ने ये मेडिकल प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली थी। सास्के ने राहत की सांस ली, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले ओरोचिमारू को अपनी खोई हुई दोनों बाहें वापस चाहिए थी। व्हाइट जेत्सु को देखकर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अगर ये मिल गया है तो बस रीपर डेथ सील को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए पहले शिनिगामी मास्क चाहिए था, जो कोनोहा विलेज के गहराई में उजुमाकी क्लैंस मास्क टेम्पल में रखा था। पिछली बार ग्रेट निंजा वॉर के दौरान वहाँ घुसना बच्चों का खेल था, लेकिन अब त्सुनाडे होकागे थी और गाँव की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट, इसलिए ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो जो कभी कोनोहा का दुश्मन नहीं माना गया, यानी नारुतो। नारुतो ने तुरंत हामी भरी और फ्लाइंग रेजिन से एक झटके में कोनोहा लौट गया। ज्यादा समय नहीं लगा, वो सीधे उस कमरे तक पहुंच गया और शिनिगामी मास्क उठा लाया। फिर वापस उसी स्पॉट पर फ्लाइंग रेजिन से लौट आया। पिछली बार वो ये सीन मिस कर चुका था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ओरोचिमारू ये कैसे करेगा। ओरोचिमारू ने गहरी सांस ली और मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। एक झटके में चक्रा स्टॉर्म उठा और उसकी खोई हुई दोनों बाहों के स्पिरिट के साथ 4 और सील्ड सोल्स भी आजाद हो गए। ये चारों असल में होकागे की आत्माएं थीं। सबने मिलकर उस जेत्सु के मुंह को पूरी तरह खोल दिया और ओरोचिमारू का असली शरीर तुरंत अंदर घुस गया। आखिरकार उसने वो दोनों हाथ वापस पा लिए जिनका वो सालों से सपना देख रहा था। सफल होते ही उसने सबसे पहला काम किया, उसने सास्के की गर्दन पर लगी हेवन कर्स मार्क को हटा दिया। उस वक्त नारुतो चुपचाप खड़ा देख रहा था। जैसे ही ओरोचिमारू के हाथों के साथ चारों आत्माएं मुक्त हुईं। वो अपने पिता को देखने की चाहत तो रखता था, लेकिन अभी उन्हें बुलाने का सही समय नहीं था। उसने एक पेन और स्क्रॉल निकाला, तेजी से लिखते हुए विंड चाइम सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसने चारों आत्माओं को अस्थायी तौर पर उसी स्क्रॉल में सील कर दिया और फिर वो स्क्रॉल ओरोचिमारू को थमा दिया। जब जरूरत होगी तब रिएनिमेशन के जरिए उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इस समय ओबिटो की प्लानिंग फेल होती दिख रही थी और नारुतो को महसूस हो चुका था कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। इसलिए उसने सास्के और बाकी सबको सतर्क रहने की चेतावनी दी और फौरन कोनोहा वापस लौट गया। गांव पहुंचने के बाद उसे त्सुनादे के ऑफिस बुलाया गया। वहां जिराया और त्सुनादे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जिराया से सब सच जानने के बाद भले ही त्सुनादे के पास 100 उपचार शक्तियां हों, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुख का असर साफ दिख रहा था। नारुतो ने माफी मांगी कि उसने जानबूझकर सच नहीं छिपाया, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसके बोलने से पहले ही त्सुनादे ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ा उदास होकर उसने कहा, सच में तुम्हारा हर जन्म इतना बेचैन करने वाला क्यों होता है? नारुतो वही लड़का था जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, वही जिसने उसके भाई और प्रेमी का सपना आगे बढ़ाया। जब उसे पता चला कि सामने खड़ा ये शख्स इतना दर्दनाक भविष्य झेल चुका है तो त्सुनादे का दिल पिघल गया। उसने भरोसा दिलाया वो और जिराया दोनों कोनोहा में पूरी ताकत से नारुतो का साथ देंगे। नारुतो सच में बहुत भावुक हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद त्सुनादे ने पूछा, आगे का प्लान क्या है? नारुतो का जवाब साफ था, अब वो खुद अकात्सुकी पर हमला करेगा। त्सुनादे से विदा लेकर वो सीधे किरिगाकुरे मिस्टर विलेज की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान ओबिटो के बेस में उसकी पूरी प्लानिंग अचानक बहुत ताकतवर बने सास्के ने तहस नहस कर दी थी। देदारा से उसे ये भी पता चला था कि नारुतो की शक्ति भी कम नहीं आंकी जा सकती। इतनी सारी चीजें जुड़ने के बाद ओबिटो को मजबूरन खुद को तैयार करना पड़ा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया वो कोनोहा जाकर वो सब वापस लेगा जो कभी उसका था। बस एक बार मून्स आई प्लान शुरू हो जाए, वो इस बोरिंग और सड़े हुए दुनिया का अंत कर देगा। कुछ देर बाद एक काला भंवर अचानक काकाशी के पीछे प्रकट हुआ। काकाशी ने बिजली की रफ्तार से रिएक्ट किया, तुरंत चिदोरी चलाकर पीछे वार किया, लेकिन उसका अटैक उस नकाब वाले आदमी के शरीर से आर पार निकल गया। वो फौरन पीछे हट गया और जैसे ही उसने आग के बादल वाले चोगे को पहचाना, उसने आंख पर बंधा पैच उतारा और कामुई एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन उसका कामुई वार्प फील्ड पल भर में कैंसिल कर दिया गया। ओबिटो ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ऐसी तकनीक का मुझ पर कोई असर नहीं। फिर उसने हाथ उठाकर अपना मुखौटा हटाया और असली चेहरा सामने आ गया। काकाशी वहीं के वहीं सुन्न खड़ा रह गया, जैसे बिजली गिर गई हो। मौका पाते ही ओबिटो ने एक छलांग लगाई और सीधा उसका शारिंगन निकाल लिया, लेकिन काकाशी अब अपनी आंख की परवाह नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ओबिटो से पूछा, जब तुम जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए? ओबिटो ने कुछ सेकंड चुप रहकर पीठ फेरते हुए कहा, ये दुनिया नकली है। तुम जो ऋण की हिफाजत नहीं कर पाए, या मिनाटो सेंसेई जो समय पर नहीं पहुंच पाए, आखिर में सब एक जैसे ही हैं। जब मैं ये दुनिया छोड़कर सच्चे सपनों की दुनिया बनाऊंगा तब हम फिर मिलेंगे। वहाँ सिर्फ मिनाटो सेंसेई ही नहीं, ऋण भी होगी। इतना कहकर ओबिटो ने कामुई से कोनोहा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक चिदोरी शार्प स्पीयर सीधे उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। आया था सास्के। ओबिटो ने तुरंत खुद को अमूर्त फेस कर लिया, लेकिन इसका मतलब था वह कुछ देर के लिए
अपनी अब्जॉर्प्शन क्षमता नहीं चला सकता। काकाशी ने चौंक कर देखा सास्के, क्योंकि उस समय तक सास्के की पहचान एक भगोड़े और ओरोचिमारू के साथी की थी। असल में नारुतो जब किरीगाकुरे निकला था तभी उसने सास्के को कोनोहा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। ओबिटो ने सास्के को देखा, फिर अपना मुखौटा उतारा और अभी लिया हुआ शारिंगन दूसरी आंख में लगा लिया। हाशिरामा की कोशिकाएं होने के कारण अब वह दोनों कामुई एक साथ यूज कर सकता था। सास्के ने यह देखा और सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। अब बात सच में मुश्किल हो गई, लेकिन अब उसके अंदर भी हाशिरामा के सेल्स थे, जिससे उसकी चक्रा क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर जुत्सु किया और 5 वुड क्लोन बनाए। एक वुड क्लोन ने काकाशी को दूर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बाकी 4 क्लोन ने आधा सुसानो फॉर्म एक्टिवेट किया और तीर कमान चढ़ाकर ओबिटो की तरफ निशाना साध लिया। ओबिटो तुरंत समझ गया कि सास्के क्या करना चाहता है। भले ही उसकी कामुई अटैक सीधे डायमेंशन में ले जा सकती है, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। टेक्निक एक्टिवेट करते वक्त उसे कुछ पल के लिए फिजिकल होना पड़ता था। अगर उसने अभी सास्के पर कामुई चलाई तो उसी समय चारों सुसानो एरो सीधे उसे चीर देंगे। एक जूनियर से इतनी खतरनाक धमकी महसूस कर ओबिटो ने गुस्से में सीधे सास्के के असली शरीर पर हमला बोला। देखते हैं तेरा सुसानो एरो तेज है या मेरी डुअल कामुई। जैसे ही दोनों आमने सामने पहुंचे, ओबिटो ने हाथ बढ़ाकर उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक वुड क्लोन ने सुसानो एरो दाग दिया। उसकी रफ्तार ओबिटो की उम्मीद से कई गुना तेज थी। 2 जन्म झेल चुका सास्के हेवनली कर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल में माहिर हो चुका था। दोनों की चालें क्रॉस हुई, लेकिन ओबिटो तुरंत पलटा और कामुई से सास्के के सिर को लॉक कर लिया। मगर उसी पल दूसरे वुड क्लोन ने एक और सुसानो एरो सीधा उसकी तरफ दाग दिया। ओबिटो सास्के के साथ मरना नहीं चाहता था। उसे अपनी जुत्सु रोकनी पड़ी और फिर से फेज मोड में चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि सास्के उसकी प्रेडिक्शन को पहले ही पढ़ चुका था, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आया अगर इस लड़के को और बढ़ने दिया तो वो मून्स आई प्लान का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसके हथेली में अजीब सा पसीना निकल आया, लेकिन ठीक उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओबिटो बुदबुदाया है और ओबिटो भला एक छोटे से लड़के के सामने पसीना कैसे बहा सकते हैं। तभी आसमान से अचानक कुछो से नोजुत्सु की आवाज गूंजी। देखते ही देखते गामा बुंटा आसमान से गिरा और सीधा ओबिटो के खड़े होने की जगह पर आ धमका। कुछ ही देर में ओबिटो उसके नीचे से निकल आया और सामने खड़े शख्स को देखते ही चौंक गया। वो था मशहूर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट जिराया। उसे समझ आ गया कि आज यहाँ सास्के को खत्म करना मुमकिन नहीं। आसपास से कोनोहा के शिनोबी भी पहुंचने लगे, तो ओबिटो ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने सबके खिलाफ पावर अप वर्जन स्टॉर्म फ्यूरियस डांस छोड़ा। सारे शिनोबी ने मिलकर वाटर शील्ड से उसका सामना किया। आग और पानी की टक्कर से हवा में घना भाप भर गया। ओबिटो ने इसी अफरा तफरी में खुद को समेटा और कोनोहा से निकल भागा। सास्के ने थककर सांस छोड़ी। वाकई ओबिटो जैसा बंदा संभालना हो तो बेहतरीन झेंजुत्सु वाला होकाजे नारुतो चाहिए। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा, सामने उसकी पिछले जन्म की पत्नी साकुरा खड़ी थी। सालों बाद उसे देखकर सास्के का चेहरा भले शांत था, लेकिन दिल के अंदर गहरी हलचल थी। पर वो जानता था यह पुरानी भावनाओं में खोने का वक्त नहीं। उसने साकुरा को इशारा किया कि वो काकाशी की खोई हुई आंख का इलाज करे। फिर उसने बस एक लाइन कही, थैंक यू, और बिना रुके कोनोहा छोड़कर वापस ओरोचिमारू के बेस लौट गया। वापस पहुंचकर सास्के ने ओरोचिमारू और यामातो को कोनोहा में घटी हर बात बताई। साथ ही ओरोचिमारू से काकाशी की आंख ठीक करने का तरीका ढूंढने की विनती की। ओरोचिमारू ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर सास्के को ऊपर से नीचे तक देखा, कोई चोट नहीं थी। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इसी बीच अमेगाकुरे की झील के बीचों बीच नारुतो आखिरकार चुपके से गांव में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, पेन ने बारिश के जरिए उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। उसने महसूस किया कि आने वाले शख्स की चक्रा बहुत बड़ी है। तुरंत उसने कोनान को कहा कि वो कागज में बदलकर जासूसी करे। नारुतो ने आसमान की तरफ देखा। अमेगाकुरे की बारिश रुक चुकी थी। उसे समझ आ गया, पेन ने कदम उठा लिया है। जल्द ही कोनान की पेपर बटरफ्लाइज को नारुतो मिल गया। उसने पेन को रिपोर्ट कर दी, यह तो 9 टेल्स का जिनचुरिकी है। पेन नारुतो के मकसद को नहीं जानता था, पर जब जिनचुरिकी खुद चलकर आ गया, उसे जाने देना बेवकूफी होती। उसने कोनान से कहा, पहले इसे रोक कर रखो, मैं तैयारी करके खुद बाहर आता हूँ पकड़ने। थोड़ी देर बाद हजारों कागजी तितलियां एक साथ जुटी और उनके बीच से कोनान का रूप बना। वह आसमान में एक फरिश्ते की तरह मंडरा रही थी। उसने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? नारुतो ने साफ साफ कहा, मुझे पेन से मिलवाओ। मकसद समझते ही कोनान ने बिना देर किए कागजी हमला शुरू कर दिया। नारुतो ने हल्की हंसी के साथ बड़ा रासे नगन बना दिया। अटैक को तोड़ते हुए रासे नगन सीधे कोनान की तरफ बढ़ने लगा। वो अब बच नहीं सकती थी, लेकिन तभी नारुतो का रासे नगन अचानक सिकुड़ने लगा। नारुतो समझ गया कि ये जरूर पेन के प्रेटापात की स्किल है। उसने रासे नगन हटाया और 2 कदम पीछे हो गया। अचानक एक बड़ा केकड़ा समन होकर उसके पैरों के नीचे से निकला और हमला किया। नारुतो की रिएक्शन स्पीड कमाल की थी। उसने पीछे से 2 चक्रा आर्म्स निकाले और उस केकड़े को पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसे चूर चूर कर दिया। ऊंचाई से लड़ाई देख रहे देवपाठ टेंडो पेन को सारा माजरा समझ आ गया। इसने तो 9 टेल्स की पावर पूरी तरह मास्टर कर ली है। तभी तो अकेला ही हमले के लिए अमेगाकुरे घुस आया। कुछ परछाइयां आसमान से गुजरी और 6 पाथ्स ऑफ पेन
मैदान में उतर आए। पूरा पेन सिक्स पाथ्स स्क्वाड अब सामने था। नारुतो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने मौजूद पेन में से एनिमल पाथ को छोड़कर बाकी सब वही थे जिनसे वो पिछले जन्म में कोनोहा में लड़ा था। हर पेन की एबिलिटी उसे हाथों की लकीरों की तरह याद थी। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने सीधे देवपाठ से कहा, मुझे नागातो के असली शरीर तक ले चलो। ये सुनते ही देवपाठ गंभीर हो गया। उसने पूछा, तुम्हें पेन के राज्य के बारे में पता कहाँ से चला? नारुतो ने कुछ भी बताने से इनकार किया। तभी देवपाठ ने हाथ उठाया और चलाया। बांशो तेनिन यूनिवर्सल पुल। उसकी प्लानिंग साफ थी। नारुतो को पकड़कर ह्यूमन पाथ से उसकी यादें पढ़ लेगा। नारुतो ने चक्रा आर्म्स से एक चट्टान को पकड़कर खुद को रोका, पर बांशो तेनिन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया। चूंकि आसपास सिविलियन एरिया था, उसने रासेन शुरिकेन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हजारों शैडो क्लोन्स बनाकर अपने असली शरीर को खींचकर पीछे हटाया और आखिरकार उसने इस जुत्सु को न्यूट्रलाइज कर दिया। इतनी भारी ग्रेविटी महसूस करके नारुतो भी मान गया, यहाँ का पेन पिछले जन्म वाले पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ये सच भी था, क्योंकि पिछले जन्म में पेन जब नारुतो से लड़ा था तब वो पहले से ही युद्ध से कमजोर हो चुका था। लेकिन ये वाला नारुतो भी पहले वाला सिर्फ सेज मोड सीखने वाला लड़का नहीं था, अब वो पूरी तरह तैयार शिनोबी था। अमेगाकुरे को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने तय किया जल्दी खत्म करना होगा। नारुतो ने हैंड साइन बनाकर हजारों शैडो क्लोन्स तैयार किए और पेन को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों नारुतो बनाम 6 पेन दृश्य इतना जबरदस्त था कि देवपाठ को छोड़कर बाकी पेन टिक ही नहीं पाए। बचे हुए क्लोन तुरंत टूट पड़े। ठीक उसी वक्त देवपाठ ने शिन्नरा टेंसेई ऑलमाइटी पुश छोड़ दिया। एक ही वार में सारे क्लोन उड़ गए। लेकिन तभी एक कुनाई उसके सामने आ गिरी। उस पर अजीब सा जुत्सु मार्क बना था। देवपाठ के माथे पर पसीना आ गया। ये तो फ्लाइंग राइजन का मार्क। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही नारुतो असली शरीर के साथ टेलीपोर्ट हो गया। अगले ही पल एक रासे नगन सीधे देवपाठ के सीने में धंस गया। यहीं से नारुतो ने एक एक करके सभी पेन को हरा दिया। उसने देवपाठ के सीने में लगी काली रॉड निकाली और उसे उल्टा इस्तेमाल करके नागातो का लोकेशन ट्रेस कर लिया। लोकेट करने के बाद उसने 9 टेल्स मोड हटाया, सिर्फ सेज मोड एक्टिव रखा और नागातो की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी नजर उस पूरे इलाके पर पड़ी जहां अभी अभी खौफनाक जंग हुई थी। उसके चेहरे पर भारी भावनाएं साफ झलक रही थीं। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। पिछले जन्म में उसने अपने शिक्षकों से वादा किया था कि होकागे बनने के बाद वो कोनोहा में हमेशा के लिए शांति लेकर आएगा। लेकिन जब वह सच में होकागे बना, कोनोहा को कभी असली शांति नसीब नहीं हुई, बल्कि वो दोबारा से अकात्सुकी का बेस बन गया और हालात और भी बुरे हो गए। नारुतो उस हमेशा रोते हुए गांव को देखकर मन ही मन बोला, ये कर्ज मैंने छोड़ा था, इस बार मैं इसे दोगुना चुका कर जाऊंगा। कुछ देर बाद वो अकेले ही नागातो के सामने पहुंच गया। दोनों चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी आखिरकार फिर आमने सामने थे। कोनन तुरंत घबराकर नागातो के सामने आकर खड़ी हो गई, पर नागातो ने उसे पीछे हटने को कहा। असल में वो भी नारुतो से बात करना चाहता था, क्योंकि वही पहला इंसान था जिसने आसानी से पेन के 6 पाथ्स को हरा दिया था। पहले की तरह नागातो ने अपने 2 बड़े दर्द नारुतो के सामने रखे। नारुतो ने सुनकर हामी भरी और नागातो के शांति के नजरिए को समझा। वो बोला, पहले मुझे लगता था कि लोग बस एक दूसरे को समझ लें तो असली शांति अपने आप आ जाएगी, लेकिन जब उस क्लैन ने हमला किया तब समझ आया कि बिना ताकत के शांति रेत पर बने मकान जैसी होती है। लेकिन गुरुजी, जो दर्द आपने झेला वो सब दरअसल किसी एक इंसान की रची हुई साजिश थी। ये सुनकर नागातो की आंखों में तेज हलचल हुई। नारुतो आगे बोला, सबसे पहले रिनेगन तुम्हारी शक्ति नहीं थी, उस असली आंखों का मालिक था उचिहा मादारा, कोनोहा के संस्थापकों में से एक। ये सुनकर नागातो के कई सालों की आस्था हिल गई। वो इसे मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक काला रॉड उसके नीचे की मशीन से निकलकर सीधे नारुतो की ओर चला गया। नारुतो ने न तो बचने की कोशिश की, न ही कोई जुत्सु किया। उसने रॉड को अपने शरीर में घुसने दिया। नागातो ने नजदीक से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो वहीं खड़ा रहा, शांत। उसके भीतर सील्ड 9 टेल्स की दहाड़ उठी, लेकिन नारुतो ने कहा, कुरामा शांत रह, मैं संभाल लूंगा। उसने नागातो का कंट्रोल झेलते हुए काला रॉड निकाल फेंका, आगे बढ़ा और मुट्ठी आगे करते हुए बोला, मुझसे फिस्ट बम्प करो, फिर सब समझ आ जाएगा। नारुतो की आंखों में अटल भरोसा देखकर नागातो को याहिको याद आ गया। उसने कोनन की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि अगर नारुतो इतनी करीब से उनकी पकड़ से निकल सकता है तो अभी वो किसी भी हालत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें भरोसा था कि नारुतो अब कोई चाल नहीं चलेगा। एक दूसरे की नीयत समझने के बाद नागातो और कोनन दोनों ने नारुतो के साथ फिस्ट बम्प किया। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, नारुतो की पिछली सारी यादें आध्यात्मिक रूप से उनके मन में बहने लगीं। सब देखने के बाद नागातो और कोनन का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उन्हें समझ आ गया कि यादें भले नकली बनाई जा सकती हैं, लेकिन बॉन्ड कभी नकली नहीं हो सकता। यहीं से दोनों ने नारुतो पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भविष्य भी हो सकता है। अंत में नागातो ने पिछली बार की तरह ही वही फैसला लिया। उसने नारुतो पर भरोसा करते हुए शांति का भविष्य उसकी झोली में डाल दिया। लेकिन नारुतो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया
और नागातो से कहा, हाथ फिर से आगे बढ़ाओ। जैसे ही दोनों की हथेलियां दोबारा टकराईं, नागातो के सफेद बाल धीरे धीरे वापस अपने पुराने लाल रंग में बदलने लगे। कमजोर शरीर भी फिर से तंदुरुस्त हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से नागातो हैरान रह गया। उसने पूछा, ये हुआ कैसे? नारुतो हंसते हुए बोला, चक्रा नाम की चीज की कोई कमी नहीं है मेरे पास, और आगे चलकर मुझे नागातो की मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उनका शरीर ठीक करना ही मेरा फर्ज था। हालांकि नागातो ने नारुतो का चक्रा लेकर अपनी हालत तो सुधार ली, लेकिन हांजो के हमले में जो उसकी दोनों टांगें उड़ गई थीं, वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। इसीलिए नारुतो ने फैसला किया कि वो फ्लाइंग राइजिन से नागातो को चुपके से कोनोहा ले जाएगा और फिर त्सुनादे से उनका इलाज करवाएगा। कोनन ये सुनकर खुश हो गई। उसे ख्याल आया कि अब वो नागातो के साथ मिलकर शिनरा टेंसी और बंशो तेनिन और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगी। उसने कागज से एक फूल बनाया और नारुतो को थमाते हुए कहा, अब से मैं भी उस शांति के सपने का हिस्सा हूँ। नारुतो ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो नागातो को लेकर वापस उड़ने ही वाला था, नागातो अचानक गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी लगाई हुई सीलिंग बैरियर तोड़ दी है। ये चक्रा बिल्कुल ओबितो जैसा है, वही नकाब पोश। क्योंकि नागातो पहले ही नारुतो की यादें देख चुका था, तो उसे पता था कि वो आदमी मादारा नहीं बल्कि ओबितो है। नारुतो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। वो पहले ही अमेगाकुरे में दाखिल होते वक्त छुपे हुए ज़ेत्सु पर नजर डाल चुका था। उसे अंदाजा था कि ओबितो जैसा शकी इंसान खुद जरूर देखने आएगा कि आखिर नाइन टेल जिंचुरी यहाँ क्या कर रहा है। नारुतो ने नागातो और कोनन को आराम करने को कहा, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक सुनहरी चमक के साथ वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और ओबितो से करीब 30 मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। ये वही सेफ डिस्टेंस था जहाँ से वो कमुई को रिएक्ट करके डॉज कर सकता था। ओबितो की ये नारुतो से पहली मुलाकात थी। उसे समझ आ चुका था, अगर नारुतो यहाँ खड़ा है तो मतलब नागातो हार चुका है। उसने ठंडे लहजे में कहा, नागातो का रिनेगन मुझे सौंप दो। नारुतो ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम आज भी इतने ही चालाक हो जितना पहले थे, पर मेरे भाई की आंखें तुम्हारी नहीं हैं। एक ही पल में ओबितो की पहचान कई जगहों से लीक हो गई और खफा होकर उसने मास्क उतारकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो नारुतो को पकड़कर अपने शेरिंगन से पूछताछ करना चाहता था। तभी अचानक फायर स्टाइल स्टॉर्म डांस शुरू हो गया। नारुतो ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो पुरानी यादें ताजा कर दी। उसने हाथ जोड़कर टोड ऑयल फ्लेम बुलेट लॉन्च की। दोनों आग की तकनीकें आपस में भिड़ी और एक दूसरे को खत्म कर गईं। नारुतो ने तुरंत दर्जनों शैडो क्लोन निकाल दिए और ओबितो की तरफ दौड़ पड़ा। उसका प्लान था क्लोन्स की मदद से डबल कमुई से बचना। ओबितो ने सही वक्त पकड़कर उसके सारे क्लोन खत्म कर दिए और फिर उसके असली शरीर के पीछे प्रकट हुआ ताकि कमुई से उसका सिर घुमा सके। जैसे ही ओबितो ने कामुई का इस्तेमाल करके नारुतो का सिर उड़ा देने की कोशिश की, नारुतो ने अपनी इविल इंटेंट सेंसिंग एबिलिटी से खतरे को पहले ही महसूस कर लिया था। ओबितो के प्रकट होते ही वो तुरंत दूसरी दिशा में फ्लाइंग राइजिन से फ्लैश हो गया। ओबितो ने जब नारुतो की पीठ देखी जो अभी अभी फ्लाइंग राइजिन से गायब हुआ था, तो एक पल के लिए उसे अपने पुराने सेंसी मिनाटो की झलक दिखाई दी। नारुतो लगातार दर्जनों शैडो क्लोन को एक्टिव रखे हुए था, जिससे ओबितो की दोनों कामुई अटैक उसे सही से लॉक नहीं कर पा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का 10 टेल्स से लड़ने की स्ट्रेटजी इतनी गहराई से जानता होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ओबितो ने एक हाथ जमीन पर रखा और रेन फ्लेम बैरियर को एक्टिव कर दिया। साथ ही काले निशान लाल रंग की बैरियर की बाहरी दीवार पर फैलने लगे। ये वही नई तकनीक थी जो उसने दोनों आंखें हासिल करने के बाद बनाई थी। नारुतो को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी फ्लाइंग राइजिन से बाहरी दुनिया की कनेक्शन पूरी तरह कट चुकी है। वो अब जाल में फंसा हुआ था, एक मटके में मछली की तरह। कुरामा ने उसे फौरन कहा, चलो 9 टेल्स पावर से इस बैरियर को तोड़ दो। लेकिन नारुतो उस वक्त हिडन रेन विलेज के अंदर था। अगर उसने कुरामा की ताकत छोड़ी तो पूरा गांव तबाह हो जाता। इसलिए उसने कुरामा की बात नहीं मानी, बल्कि सेज मोड को ऑन किया और बैरियर के अंदर दर्जनों फ्लाइंग राइजिन कुनाई फेंक दिए। ओबितो की नजर थोड़ी संकुचित हुई। भले ही उसकी कामुई स्पीड अब सासुके से हुई पिछली लड़ाई से कहीं तेज थी, लेकिन सिर्फ आंखों के भरोसे फ्लाइंग राइजिन और 9 टेल्स मोड वाले नारुतो को पकड़ पाना आसान नहीं था। अब उसने ठान लिया, चलो इस बच्चे को मेरी असली आंखों की ताकत दिखाते हैं। एक ग्रे रंग की चक्रा ऑनरा उसके शरीर से फूटने लगी, जो आखिरकार ग्रे सुसानो के रूप में बदल गई। आमतौर पर सुसानो का रंग उसके यूजर की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। जैसे कभी काकाशी ने अपनी दोनों कामुई से ब्लू सुसानो खोला था, पर ओबितो जिसने अपनी आत्मा खो दी थी अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। उसका सुसानो भी उसी की तरह ठंडा और ग्रे था। 2 विशाल शूरिकेन उसके सुसानो के हाथों में प्रकट हुए। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही कामुई शूरिकेन थी जो पहले काकाशी ने मादारा से लड़ाई में इस्तेमाल की थी। ऐसी अटैक जिसे रोका नहीं जा सकता और जो अपने टारगेट को ट्रैक करती रहती है। अगर कोई इससे टकरा जाए तो वो सीधा कामुई डायमेंशन में खिंच जाता है। ओबितो ने वो कामुई शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकी। नारुतो पूरी स्पीड में फ्लाइंग राइजिन के साथ एक क्लोज्ड बैरियर के अंदर इधर उधर मूव करने लगा, लेकिन चाहे वो कितना भी डॉज करे, वो कामुई शूरिकेन लगातार दिशा बदलकर उसी की तरफ लौट आती थी। ओबितो हंस पड़ा, बेकार की कोशिश है। ये शूरिकेन तब तक पीछा करेगी जब तक निशाने पर नहीं लग जाती। शूरिकेन और करीब आ रही थी। नारुतो के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने आखिरी दांव खेला, अपने हाथों में एक कंप्रेस्ड रासेंगन बनाया
और पूरी ताकत से बैरियर की ओर दौड़ा। तेज प्रहार से बैरियर में दरारें उभर आईं और जैसे ही कामुई शूरिकेन उसके करीब पहुंची, वो दीवार आखिरकार टूट गई। नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग राइजन एक्टिव किया और एक झटके में कई किलोमीटर दूर पहुंच गया। दोनों शूरिकेन अपना निशाना खोकर हवा में गायब हो गए। फिर उसने एक बार फिर फ्लाइंग राइजन से वापसी की और मैदान पर लौट आया। इस वक्त तक कुरामा की चक्रा आखिरकार पूरी तरह इकट्ठी हो चुकी थी। उसने वो सारी संचित ऊर्जा नारुतो को ट्रांसफर कर दी। नारुतो ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर सील बनाए और पलक झपकते ही हजारों शैडो क्लोन तैयार हो गए। अब सेज मोड की ताकत के साथ हर एक शैडो क्लोन के पास एक विशाल रासेंगन था। ओबितो ने ये देखा तो उसकी नजरें चमक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो इतनी जबरदस्त शक्ति रखता है। उसके पास जो पुरानी जानकारी थी उसके मुताबिक नाइन टेल्स जिंचुरी की तो बस कोनोहा का एक जूनियर निंजा था, लेकिन अब सामने जो ताकत थी वो किसी जोनिन से भी कहीं ऊपर थी। नारुतो के लगातार रासेंगन हमले ओबितो के सुसानों पर बरस रहे थे। ओबितो ने तुरंत खतरा महसूस किया और खुद को कामुई स्पेस में खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक जमीन फटी। वहाँ से एक और नारुतो का शैडो क्लोन निकल आया। सासुके का पुराना प्रतिद्वंद्वी होने के नाते नारुतो को अच्छी तरह पता था कि सुसानो की असली कमजोरी उसके पैरों के नीचे होती है। अचानक हुए इस अटैक से ओबितो को ट्रांसफर रद्द करके मजबूरन फेज मोड में जाना पड़ा। अब दोनों के बीच एक सहन शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। नारुतो देखना चाहता था कि पहले कौन थकता है, ओबितो की फेज क्षमता या उसका चक्रा रिजर्व। नारुतो के हमले लगातार ओबितो के शरीर से आर पार जा रहे थे, मगर वो रुक नहीं रहा था। करीब 10 मिनट बाद ओबितो की फेज टाइम लिमिट आखिरकार खत्म हो गई। इस बार रासेंगन पूरी ताकत से उसके सीने पर लगा। ओबितो घुटनों के बल समुद्र की सतह पर गिर पड़ा, तेज सांसें लेते हुए। पहली बार मिलते ही नारुतो उसकी हर चाल को ऐसे समझ रहा था जैसे वो उसके दिमाग में झांक रहा हो। उसकी हर तकनीक सीधे सीधे ओबितो की ताकतों को काउंटर कर रही थी। वो मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़का बस 16 साल का है। लगातार फेज मोड और कामुई के इस्तेमाल ने उसकी दोनों आंखों की शक्ति को पूरी तरह थका दिया था। इसी बीच नारुतो का असली शरीर धीरे धीरे उसके सामने आया। ओबितो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, एक आंख की कुर्बानी देकर अपना इज़ानागी एक्टिव करने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक सैकड़ों चमकदार तितलियां हवा में घुलने लगीं और उनके बीच से एक परिचित आकृति बनी, कोनन की। उसने हाथ झटका और पूरा समुद्र उसके सामने अनगिनत एक्सप्लोसिव टैग्स में बदल गया। ओबितो ने वो नजारा देखा तो ठिठक गया। इतनी बड़ी मात्रा कि धमाका कम से कम 10 मिनट तक चलता रहे। भले ही वो इज़ानागी इस्तेमाल करे, जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती। उसका चेहरा सख्त हुआ, जबकि कोनन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। कभी वो ओबितो के हाथों मरी थी, आज आखिरकार उसे बदला मिल गया था। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, अब बस करो ओबितो, अगर फिर कभी लड़ना चाहो मैं हमेशा तैयार हूँ। ओबितो ने थोड़ी देर सोचा, फिर भारी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, ये लड़ाई तुम जीत गए, लेकिन अगली बार तुम्हें अपने आज के फैसले पर पछतावा होगा। इतना कहकर वो थके हुए कदमों से पीछे हटा और एक पल में हिडन रेन की धुंध में गायब हो गया। नारुतो ने गहरी सांस ली। ओबितो से लड़ना सच में एक पल के लिए भी ढीला पड़ने नहीं देता। वो जानता था वो उसे दुश्मन से दोस्त बनाना चाहता है, मगर अभी के लिए ये टकराव दोनों की शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता। इसके बाद नारुतो कोनन के साथ नागाटो के पास लौट आया। उसने अपने गुरु माता को बताया कि वो आगे क्या करना चाहता है, पूरे निंजा वर्ल्ड को एकजुट करना, जिसमें अमेगा कुरे भी शामिल हो। ओत्सुत्सुकी कबीले से लड़ने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और वो चाहता था कि इस बार नागाटो और कोनन पूरी ताकत से उसका साथ दें। दोनों ने भरोसा दिलाया, अमेगा कुरे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नारुतो। ये सुनकर नारुतो के दिल में गहरी भावनाएं उमड़ आईं। रुखसती से पहले उसने नागाटो को एक फ्लाइंग राइजन कुनाई दी, जिसमें चक्रा डालते ही वो तुरंत वहां पहुंच सक। विदा लेने के बाद वो फ्लाइंग राइजन से कोनोहा लौटने ही वाला था, पर उसे याद आया पिछली जिंदगी में इसी समय वो अमर जोड़ी काकुजू और हिदान के प्रकट होने का वक्त था। उन दोनों को वो इस जन्म में अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि आने वाले युद्धों के लिए उसे न सिर्फ ताकत बल्कि पैसों की भी जरूरत थी, और काकुजू की धन कमाने की कला तथा हिदान की अमृता दोनों ही उसके मिशन के लिए परफेक्ट थे। अनावश्यक टकराव से बचने के लिए नारुतो ने खुद उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वो ऊंचाई पर बैठकर सेज मोड में गया और कुछ ही देर में उन्हें महसूस कर लिया। फायर टेम्पल के पास कोनोहा की सीमा पर वहां नारुतो ने देखा काकुजू और हिदान ने अभी अभी चिड़िकू को मार गिराया था। हिदान के पैरों के नीचे वो अजीब सा रिचुअल सर्कल बना हुआ था। उसे देखकर नारुतो को अपनी पिछली जिंदगी की याद आई, जब असुमा सेंसेई ने अपनी जान देकर यही सीखा था कि हिदान को कभी भी अपना खून नहीं देना चाहिए। अब की बार नारुतो जानता था कि बिना चोट खाए भी वो इन दोनों को हरा सकता है, लेकिन उसका मकसद उन्हें हराना नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ना था। इसलिए उसने दिमाग से खेलने की सोची। उसने क्यूबी मोड हटाकर सिर्फ सेज मोड एक्टिव रखा। अचानक हिदान ने अपनी दरांती घुमाई और उस पर झपट पड़ा। नारुतो ने एक तेज साइड स्टेप लेकर अटैक को डॉज किया और फिर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसमें माउंट म्योबोकू की अदृश्य फ्रॉग स्ट्राइक की ताकत थी। हिदान बिना समझे ही कई मीटर दूर जा गिरा। पिछली जिंदगी में नारुतो ने सुना था कि हिदान बहुत उतावला और गुस्सैल है। अब सामने देखकर यह बात सच साबित हो गई। उसका ईगो तोड़ने के लिए नारुतो ने आंखें बंद कर ली और बोला, चलो जितना वार करना है कर लो। सेज मोड की संवेदनशीलता के कारण हिदान के हर हमले का
उसे पहले ही एहसास हो जाता और वो बिना हिले डुले सबको चकमा दे रहा था। हिदान जितना वार करता उतना ही गुस्सा होता गया। यह देखकर काकुजू भी लड़ाई में शामिल हो गया। उसकी काली धागों जैसी नसें जमीन पर फैलने लगी और नारुतो की ओर बढ़ी। नारुतो ने तुरंत एक बड़ा रासे नगन बनाकर वार किया, जिससे काकुजू की नसें पीछे हट गईं। लेकिन तभी जमीन से निकली कुछ और काली डोरियां उसके शरीर से लिपट गईं। हिदान ने खुशी में उछलते हुए ऊपर से अपनी दरांती गिराई। उसे लगा अब खून मिल गया, और उसी पल नारुतो का शरीर धुएं में बदल गया। वो तो बस एक शैडो क्लोन था। यह देखकर काकुजू के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो सोचने लगा जिससे अभी तक लड़ रहा था वो असली था ही नहीं। तभी असली नारुतो हिदान के पीछे प्रकट हुआ और पलक झपकते ही उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। हिदान ने घबराकर चिल्लाया, काकुजू जल्दी जोड़ दो मेरे शरीर को। लेकिन काकुजू को पास आने का मौका ही नहीं मिला। वो ध्यान से नारुतो को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो फिर से हाशिरामा के सामने खड़ा हो। गंभीरता से उसने अर्थ ग्रज मॉड एक्टिव किया और फायर ब्लास्ट छोड़ा, जिसे उसने विंड स्टाइल के साथ मिलाया, जिससे पूरी जमीन आग के समंदर में बदल गई। किसी आम इंसान के लिए यह दृश्य डरावना होता, पर इस स्तर का हमला नारुतो के लिए नया नहीं था। उसने 2 और शैडो क्लोन बनाए और तीनों ने मिलकर जिराया सेंसेई की मशहूर तकनीक गोएमन 5 राइट गार्ड्स का इस्तेमाल किया, जिससे आग की लपटें जबरदस्ती पीछे धकेल दी गईं। काकुजू का फायर स्टाइल हमला नारुतो के जुत्सु से दब गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर एक जबरदस्त वाटर कैनन छोड़ी, लेकिन वो भी नारुतो की आग की दीवार को नहीं रोक पाई। आखिरकार काकुजू को अपना आखिरी लाइटनिंग मास्क इस्तेमाल करना पड़ा, तभी जाकर वो किसी तरह नारुतो के अटैक को रोक सका। कुछ देर की इस जबरदस्त टक्कर के बाद काकुजू को खुद पर शक होने लगा। एक साधारण सी लगने वाली फायर तकनीक ने उसे चारों मास्क इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। उसने पूछा, तू आखिर है कौन और चाहता क्या है? नारुतो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम है उजुमाकी नारुतो, भविष्य का 7वां होकागे। उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा मंच है जहां काकुजू अपनी धन कमाने की कला को और भी बड़ा रूप दे सकता है। जैसे ही काकुजू ने पैसे शब्द सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। नारुतो बोला, मुझे तुम्हें भविष्य में बनने वाले शिनोबी अलायंस के वित्त विभाग की जिम्मेदारी देनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे मौजूदा संगठन से 2 गुनी सैलरी दूंगा। ये सुनते ही काकुजू का शरीर कांप उठा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। दिन के उजाले में सपने देख रहे हो क्या? उसने तुरंत अर्थ स्टाइल हार्डनिंग जुत्सु एक्टिव किया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। नारुतो वहीं खड़ा रहा। ना उसने बचने की कोशिश की, न डिफेंड करने की। बस हाथ उठाकर काकुजू का मुक्का रोक लिया और बाईं हाथ से उसकी बाह को पकड़ लिया। दूसरे हाथ में उसने बड़ा रासे नगन तैयार किया जो सीधा काकुजू को लगा और उसे उड़ा दिया। हारकर जमीन पर पड़े काकुजू के दिल में झंझावात उठ रहे थे। उसे साफ महसूस हो गया कि नारुतो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया। फिर भी वो और हिदान दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए। उसने भारी सांस लेते हुए पूछा, तू आखिर है कौन? नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर जानना है तो अमेगा कुरे जाकर कोनन से मिलो। ये सुनते ही काकुजू हिल गया, क्योंकि नारुतो को न सिर्फ अकात्सुकी के लीडर की लोकेशन पता थी बल्कि कोनन का नाम भी। उसने सामने खड़े इस किशोर को देखा, सिर्फ 16-17 साल का यह लड़का, पर फिर भी उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसे वह 90 साल जीकर भी नहीं समझ पाया। फिर भी डबल पे के लालच ने उसे मना लिया। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैं चलूंगा। चलो हिदान, देखते हैं ये लड़का सच बोल रहा है या नहीं। इस तरह नारुतो की मेहनत से अब तक अकात्सुकी के 4 सदस्य उसके पक्ष में आ चुके थे। इसके बाद नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से सीधा ओरोचिमारू के ठिकाने पर छलांग लगाई। वहाँ सास्के बेहद बेचैन खड़ा था, क्योंकि ओरोचिमारू इस समय इटाची का इलाज कर रहा था। वो इतना तनाव में था कि उसे नारुतो के आने तक का एहसास नहीं हुआ। नारुतो ने उसे 2 बार पुकारा, तब जाकर वो संभला। असल में ओरोचिमारू ने इटाची के शरीर की जांच के दौरान पाया कि उसकी हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर थी। सास्के और ओरोचिमारू के बीच लंबी चर्चा हुई और आखिरकार यह तय हुआ कि इटाची का इलाज हाशिरामा के सेल्स की मदद से किया जाएगा। सास्के को भरोसा था कि ओरोचिमारू यह कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर था, क्योंकि हर कोई हाशिरामा सेल्स को सहन नहीं कर पाता। इसलिए जैसे ही सर्जरी शुरू हुई वो बाहर बेचैनी से इंतजार करने लगा। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर ओरोचिमारू सामा, ये जरूर कर पाएंगे। काफी देर बाद सर्जरी रूम के दरवाजे खुले। ओरोचिमारू और सफलतापूर्वक सेल ट्रांसप्लांट करवा चुका इटाची बाहर निकले। ऑपरेशन सफल देखकर सास्के ने राहत की सांस ली। नारुतो आगे बढ़ा और बोला, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं इटाची। इटाची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे याद था कि भविष्य में सास्के को उसने नारुतो के हवाले किया था और आज नारुतो ने सच में उसे अंधकार से बाहर निकाला था। उसने दिल से धन्यवाद कहा, तुमने मेरे भाई को फिर से सही रास्ते पर ला दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और यह सब ओरोचिमारू सामा की मदद से संभव हुआ। अब वह जानता था कि वह नारुतो और सास्के के साथ आगे की लड़ाई में शामिल हो सकता है। कुछ समय बाद काबुतो तेजी से अंदर आया और बोला कि सामे को अकात्सुकी के पुराने बेस के पास देखा गया है। हालांकि काबुतो ने किसामे को सब समझाने की कोशिश की, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो साफ बोल गया, मेरे सामने सिर्फ इटाची ही बात करने का हक रखता है। नारुतो समझ गया, इस वक्त का किसामे ओबिटो का सबसे वफादार साथी है। उसे अपनी ओर लाने का एक ही तरीका था, इटाची को खुद जाना होगा। इटाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उसे मैं ही संभाल लूंगा। इस तरह नारुतो ने उनसे विदा ली और कोनोहा लौट आया, जबकि सास्के और इटाची दोनों यामाटो की जानकारी के आधार पर किसामे को ढूंढने निकल पड़े। वहां पहुंचकर किसामे ने इटाची को देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। जब उसकी नजर सास्के पर पड़ी वो हैरान रह गया। उसे आखिरी बार सास्के तब दिखा था
जब वो इटाची के साथ कोनोहा गया था। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 साल बाद उसका इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, जिन 2 भाइयों के बीच खून का रिश्ता और नफरत दोनों बराबर गहरी थी, वो आज एक साथ उसके सामने खड़े थे। इटाची आगे बढ़कर बोला कि वो अब अकात्सुकी जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाला है। उसने किसामे से पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? उसके लिए इटाची जिंदगी भर की आस्था था, लेकिन किसामे के लिए डाकू यानी उसका पुराना मास्टर लीडर वो इंसान था जिसने उसे अंधेरे में खोने से बचाया था। इसी वजह से वो इतनी आसानी से उस इंसान को धोखा नहीं दे सकता था। इस बार किसामे इटाची से लड़कर अपना दिल परखना चाहता था। इटाची ने बिना हिचके सिर हिलाकर हामी भर दी। सास्के को इटाची की तबीयत की फिक्र हो गई। आखिर अभी कुछ ही वक्त पहले वो ठीक हुआ था। इटाची ने एक नजर में उसके मन की बात पढ़ ली। मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, मेरे अंदर का उचिहा वाला खून फिर से उबल रहा है और मेरा शरीर अब लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुका है। सास्के ने बिना कुछ कहे एक तरफ कदम पीछे हटाया। दोनों ने आमने सामने खड़े होकर लड़ाई की सील बनाई और उसी पल किसामे ने तेजी से वाटर स्टाइल वाटर शार्क बुलेट जुत्सु छोड़ दिया। पानी से बनी कई शार्क जैसी बड़ी बड़ी धाराएं सीधे इटाची की तरफ तेजी से बढ़ी। इटाची वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। उसने फटाफट कुछ कुना निकाले जिन पर एक्सप्लोसिव टैग्स बंधे थे और उन्हें सीधा उन पानी की शार्क पर फेंक दिया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पानी की शार्क रुक गईं। लेकिन किसामे ने शैतानी मुस्कान दी। असल में इस जुत्सु में एक राज छुपा था। एक्सप्लोसिव से टूटी हुई पानी की शार्क हवा में दोबारा बनकर और भी ज्यादा छोटी शार्क बन गई। किसामे को इस जुत्सु पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि कोई भी इसकी परफेक्ट डॉज नहीं कर सकता। और सच में इटाची को अपने हाथों को क्रॉस करके डिफेंड करना पड़ा। उसके कपड़ों पर कई जगह कट बन गए। किसामे ने मौका देखते ही आगे बढ़कर अपनी समेहादा उठाई और पूरी ताकत के साथ इटाची पर वार किया। लेकिन इटाची अचानक कौवों के झुंड में बदल गया। असल में अभी जो वार हुआ था वो सिर्फ उसका क्रो क्लोन था। किसामे को हैरानी नहीं हुई। आखिर सामने खड़ा था पूरी तरह स्वस्थ हुआ उचिहा इटाची। दोनों का वार्म अप यहीं खत्म। इटाची ताइजुत्सु में भी किसामे को बराबरी दे रहा था। अब कौवों ने किसामे के पीछे इकट्ठा होकर इटाची का असली रूप बना लिया। किसामे ने तुरंत समेहादा को घुमाकर पीछे वार किया। इटाची ने कुना निकाला और सीधा आमने सामने टकराया। अब जब उसका शरीर फिर से फिट था, ताइजुत्सु में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश हुआ, वार पर वार, रोक पर रोक। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। किसामे हमेशा से इटाची के साथ ऐसी ही सीधी ईमानदार लड़ाई चाहता था। आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो रहा था। अचानक समेहादा ने अपने बंधन तोड़कर फुल पावर रिलीज कर दिया। इटाची ने पीछे की ओर 3 बार तेजी से पलटकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाएं गाल पर समेहादा की हल्की खरोंच आ ही गई। किसामे ने तुरंत फायदा उठाया और वाटर स्टाइल वाटर शार्क बुलेट जुत्सु फिर से लॉन्च किया। लेकिन किसामे का जुत्सु पूरा हाथ से सील बनाकर ही चलता था, जिससे इटाची को काउंटर का टाइम मिल गया। उसने सीधा फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुत्सु छोड़ दिया। पानी और आग की टक्कर से भयंकर सफेद धुआं छा गया, पूरी विजन ब्लॉक। धुएं के भीतर से किसामे ने वाटर स्टाइल ग्रेट शार्क बुलेट जुत्सु छोड़ दिया। एक विशाल जल गेंद धीरे धीरे फैलकर पूरी जंगल जैसी जगह को ढकने लगी। इटाची ने खतरे को भांप लिया और तुरंत ऊंचे स्थान की ओर छलांग लगा दी। आखिर में वो उसी जल गेंद की सतह पर जा खड़ा हुआ। लेकिन तभी किसामे का वाटर क्लोन उसके पीछे प्रकट हुआ। वाटर प्रिजन जुत्सु एक पल में एक्टिवेट। इटाची बच नहीं पाया और पानी की जेल में फंस गया। सास्के ने पहली बार किसामे की इस तरह की लड़ाई देखी थी। इतना बड़ा वाटर स्टाइल जो आसपास की पूरी जमीन की शक्ल बदल दे, वो भी हैरान रह गया। किसामे का क्लोन इटाची को धीरे धीरे उस बड़े जल गोले के अंदर घसीटने लगा। लेकिन इटाची की आंखें मंगेक्यो शारिंगन में बदल गईं। उसकी दाएं आंख ने सीधे किसामे के वाटर क्लोन पर फोकस किया। आमातेरस। काली आग भड़क उठी। वाटर प्रिजन जुत्सु तुरंत जलकर खत्म हो गया। ये देखकर किसामे बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इताची को आमातेरस इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा। इताची की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता के कारण किसामे लड़ाई यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन इताची ने मुस्कुराकर कहा, कोई दिक्कत नहीं, जारी रखो। उसने साफ बताया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। इस वक्त किसामे एक विशाल जलप्रपात की लहरों के बीच खड़ा था। इताची के लिए जीतना आसान नहीं था। अचानक 5 जल शार्कें उसकी तरफ झपटी। ये थी किसामे की तकनीक वाटर स्टाइल 5 शार्क अटैक। पानी पर खड़े होने के कारण इताची को मजबूरन वाटर स्फीयर के अंदर खींच लिया गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका चक्रा तेजी से घट रहा है, क्योंकि इस तकनीक में किसामे विरोधी का चक्रा सोख सकता था। इसके बाद उसने अपनी तलवार समेहदा के साथ मिलकर शार्क मानव का रूप धारण कर लिया और इताची पर लगातार हमला करने लगा। इताची अब केवल बचाव कर पा रहा था। अचानक उसके शरीर से लाल चक्रा निकलने लगा और उसके चारों ओर लाल हड्डियों का ढांचा बनने लगा। यह थी उसकी रक्षा तकनीक सुसानो। यह देखकर किसामे चौंक गया। तो ये है तुम्हारी असली ताकत? वह मुस्कुराया और बोला, अब देखते हैं कौन टिकता है। उसने समेहदा से अलग होकर अपनी अंतिम तकनीक ग्रेट शार्क बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। इताची को तुरंत महसूस हुआ
कि यह हमला बाकी जुत्सुओं से बिल्कुल अलग है। उसने सुसानो के हाथों में यासाका एम मागाटामा इकट्ठा किए और उन्हें तेजी से आती ग्रेट शार्क बुलेट की ओर फेंक दिया। दोनों के टकराते ही यासाका एम मागाटामा टूटे नहीं बल्कि पूरी तरह ग्रेट शार्क बुलेट में समा गए। यह देखकर किसामे हंस पड़ा। ये कोई साधारण जुत्सु नहीं है, ये विरोधी के हमले को सोखकर अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। स्पष्ट था इताची को इसका अंदाजा नहीं था। उसने तुरंत सुसानो को और विकसित कर टेंगु फॉर्म धारण किया और अपनी दिव्य ढाल याता मिरर को सामने रख दिया। भले ही ग्रेट शार्क बुलेट टेक्निक अब कई गुना शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन याता मिरर पर वह एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका। किसामे ने अपनी हार स्वीकार की। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, मैं हार गया। इस लड़ाई में इताची ने अपनी मशहूर गेंजुत्सु का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ ताइजुत्सु और निंजुत्सु से किसामे के साथ एक सच्ची जोशीली लड़ाई लड़ी। किसामे समझ गया था कि यह लड़ाई इज्जत से लड़ी गई है। इस युद्ध के बाद वह पूरी तरह संतुष्ट था और उसके मन की सारी उलझनें खत्म हो गईं। उसने इताची के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने छोटे संगठन से बाहर निकल आया। अब वह आगे भी उसका साथी रहेगा। दोनों को साथ देखकर सास्के को सुकून मिला। तीनों फिर ओरोचिमारू के ठिकाने लौट आए, जहां ओरोचिमारू पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। कभी सास्के ने उससे काकाशी की मदद मांगी थी, जिसकी आंख ओबिटो ने छीन ली थी। अब उसके पास काकाशी की शारेनगन को ठीक करने का तरीका था। उसने सास्के से पूछा, तुम्हें याद है वो उचिहा शिन? सास्के ने सिर हिलाया। उसे कैसे भूल सकता था, वही जिसने उसकी बेटी सारदा को अगवा किया था। उसके शरीर में कई शारेनगन थे और उसकी बाईं आंख में कामुई जैसी स्पेस तकनीक भी थी। सास्के ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वो आंख काकाशी में ट्रांसप्लांट करना चाहते हो? ओरोचिमारू हल्का मुस्कुराया। उसके पास सिर्फ शारेनग्न ही नहीं, उसकी कोशिकाओं में किसी भी ब्लड लाइन लिमिट को अपनाने की क्षमता है। अगर हम उसके कुछ सेल्स काकाशी में ट्रांसप्लांट कर दें तो उसकी आंख के न बंद हो पाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सास्के हल्का सा मुस्कुराया। उसने इताची से कहा कि किसामे का ध्यान रखे और खुद ओरोचिमारू के साथ शिन के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पुराने गुरु शिष्य के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। पीछे से ओरोचिमारू ने देखा, जिस शरीर की उसने कभी ख्वाहिश की थी वो अब और भी मजबूत होकर उसके आगे चल रहा था और अब सास्के और नारुतो के साथ मिलकर मानव जगत को बचाने जा रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, जिंदगी वाकई दिलचस्प है। तुम्हें क्या लगता है, इस बार हम कामयाब होंगे? सास्के ने आत्मविश्वास से कहा, जरूर होंगे। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि सास्के की वो हवा अब और भी ताकतवर हो गई है। कई घंटे बाद दोनों शिन के ठिकाने पर पहुंचे। सास्के को उम्मीद थी कि शायद उन्हें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन शिन ने ओरोचिमारू को देखते ही घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। ओरोचिमारू ने आने का कारण समझाया और शिन ने बिना किसी हिचक के अपनी शारेनगन आंख और कोशिकाएं उन्हें सौंप दी। सास्के ने अपनी कुसानागी तलवार म्यान में रखते हुए ठंडी सांस ली। लगता है शिप्पुडेन के समय की तरह तू अब भी अपने प्रयोगों के लिए भगवान बना हुआ है। जो कुछ चाहिए था अब सब मिल चुका था, बस काकाशी बाकी था। सास्के ने ओरोचिमारू से कहा कि वो पहले बेस पर लौट जाए, जबकि वो खुद काकाशी को लाने कोनोहा जाएगा। जल्द ही वो कोनोहा के गेट पर पहुंचा। चूंकि वो अब भी द्रोही निंजा की लिस्ट में था, इसलिए उसने सीधे प्रवेश नहीं किया। उसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और गाँव में प्रवेश किया। अंदर पहुँचते ही वो सीधे नारुतो के घर गया। उस वक्त नारुतो और हिनाता मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहे थे। सास्के को देखकर नारुतो बेहद खुश हुआ। सास्के ने उसे बताया कि वो काकाशी की आंख ट्रांसप्लांट करवाने में मदद करना चाहता है। नारुतो ने बात सुनी और तुरंत सहमति जताई। काकाशी सेंसेई की समझदारी और लड़ने की स्किल्स आने वाली उस लड़ाई में बहुत काम आएंगी, लेकिन इस समय नारुतो के पास यंग पावर नहीं थी, इसीलिए सिर्फ ओरोचिमारू ही काकाशी की मदद कर सकता था। दोनों चुपके से कोनोहा हॉस्पिटल के रूम में पहुंचे, जहाँ काकाशी आराम कर रहा था। उसे देखते ही उसने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ये दोनों कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। नारुतो ने हंसते हुए सिर खुजलाया, फिर आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी बढ़ाई। सेंसे, बस एक बार फिस्ट बम्प करो। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, नारुतो के अनुभव और यादें मानसिक रूप से काकाशी तक पहुंच गईं। काकाशी की आंखों में हैरानी थी। उसने दोनों की तरफ देखा और धीरे से कहा, तो ये सब सच है? कुछ पल रुककर उसने गहरी सांस ली। वो कबीला ओत्सुत्सुकी कहलाता है ना? नारुतो मुस्कुराया। हाँ, वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इस बार हमारे पास उनकी सारी जानकारी पहले से है, इसलिए जीत हमारी होगी। उसने काकाशी को आंख ट्रांसप्लांट की बात बताई, जिसे काकाशी ने खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि इस जंग में उसकी शारेनगन फिर से बहुत काम आएगी। नारुतो ने उत्साहित होकर ओ की आवाज निकाली और तुरंत फ्लाइंग रेजिन जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए काकाशी और सास्के को ओरोचिमारू के बेस पर टेलीपोर्ट कर दिया। वहाँ ओरोचिमारू हमेशा की तरह शांत और कुशलता से शिन की शारेनग्न और कोशिकाएं काकाशी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी। कुछ समय बाद काकाशी की दाहिनी आंख में फिर से रोशनी लौट आई। शिन की कोशिकाओं के कारण अब वो अपने शारेनगन को बिल्कुल उचिहा क्लैन की तरह मनचाहे तरीके से खोल और बंद कर सकता था। नारुतो ने जब देखा कि काकाशी अपने शारेनगन के साथ वापस आ गया है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने ओरोचिमारू को धन्यवाद कहा,
लेकिन ओरोचिमारू ने तुरंत मना करते हुए कहा, अभी शुक्रिया बाद में, पहले एक और सर्जरी बाकी है। उसका अगला प्लान था हाशिरामा की सेल्स नारुतो के शरीर में ट्रांसप्लांट करना। ये सुनकर वो चौड़ा चौंका, लेकिन उसे पता था कि आने वाली लड़ाइयों में हाशिरामा की ताकत बेहद जरूरी होगी। कुछ पल सोचा और फिर बिना झिझक मान गया। आने वाले समय में उसने वही ट्रांसप्लांट की हुई सेल्स इस्तेमाल की। उसके शरीर ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि इस बार ओरोचिमारू ने सबसे ज्यादा एक्टिव सेल्स तैयार की थीं। उसका मानना था कि सर्जरी पूरी होने के बाद नारुतो न सिर्फ बुड स्टाइल जुल्सु यूज कर पाएगा, बल्कि उसकी हीलिंग क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। कई घंटे बाद जब सर्जरी खत्म हुई और वो उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। क्या यही बुड स्टाइल की पावर है? यकीन नहीं होता कि मैं इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ओरोचिमारू ने हंसते हुए कहा, ये तो होना ही था, आखिर तुम अशुरा रीइंकार्नेशन हो। फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि ओरोचिमारू ने सिर्फ हाशिरामा की सेल्स नहीं डाली, और भी कुछ था। लेकिन उसने भरोसा किया कि ओरोचिमास कोई बेकार काम नहीं करेगा। इसके बाद उसने सास्के और ओरोचिमारू से विदा ली और काकाशी के साथ वापस कोनोहा लौट गया। उधर ओबितो इस दौरान फायर कंट्री की सीमा पर एक गुफा में बैठा था। उसने अपना मास्क उतारकर जमीन पर फेंक दिया। नारुतो और सास्के ने जब से उसकी पहचान उजागर कर दी थी, तब से वो मास्क उसके लिए बेमानी हो चुका था। पिछली लड़ाई में जब वो नारुतो से हारा था, तो उससे पहले कि वो कामुई से गायब होता, नारुतो ने लिप रीडिंग में कहा था, इन्फिनिट त्सुकुयोमी फेक है और ब्लैक जेत्सु से सावधान रहना। वो भी तो हमेशा से ही ब्लैक जेत्सु जितना चालाक था, तो उसने पहले भी शक किया था, लेकिन इतने सालों की मेहनत को झूठ मानना उसके लिए आसान नहीं था। तभी व्हाइट जेत्सु एक खबर लेकर आया। काबुतो गुफा के बाहर खड़ा है और ओबितो से मिलना चाहता है। ओबितो पहले तो अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि वो काबुतो को कभी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास वी चीज है जो अभी ओबितो सबसे ज्यादा चाहता है। जिज्ञासा में वो मिलने मान गया। काबुतो सीधा सहयोग का प्रस्ताव लेकर आया। उसे लगने लगा था कि ओरोचिमारू अब बदल चुका है, पहले वाला नहीं रहा। वो अब कोनोहा के लोगों तक को बचाने लगा था, और वो खुद नारुतो, सास्के और ओरोचिमारू सिर्फ एक मैसेंजर बनकर रह गया था। और फिर ब्लैक जेत्सु के भड़काने पर उसने ठान लिया कि वो दुनिया को अपनी अहमियत दिखाकर रहेगा। कंडीशन सिंपल थी, काम पूरा होने के बाद सास्के का शरीर उसके रिसर्च के लिए मिलेगा। वो भी तो मना करने ही वाला था कि तभी काबुतो ने एडो टेंसी एक्टिवेट कर दिया और एक धुआं उठा, और वहाँ खड़ा था उचिहा मादारा। उचिहा मादारा को समन करते ही गांवों के पुराने दिग्गज भी जमीन पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ओबितो एक पल को जड़ हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने समय बाद भी ऐसे जबरदस्त लोग मौजूद हैं। हालांकि ओबितो को मादारा से डर लगता था, लेकिन इस वक्त अकात्सुकी टूट चुकी थी, ताकत बिखर चुकी थी और उसे तुरंत नए पावर की जरूरत थी। आखिरकार उसने काबुतो के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। सारे समन किए गए कफन वापस सील कर दिए गए और दोनों बेस के अंदर जाकर अगले बड़े प्लान पर चर्चा करने लगे। दूर खड़ा ब्लैक जेत्सु मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी चालें अब और गहरी हो रही थीं। सास्के और नारुतो की अचानक बढ़ी ताकत को देखते हुए उन्होंने आखिरी फैसला लिया। चांद की आंख मून्स आई प्लान के असली प्रवर्तक मादारा को दोबारा जिंदा किया जाए। पहले से गुप्त रूप से की गई तैयारी के कारण मादारा अपने जवान रूप में ही वापस आया। धूप में कदम रखते ही वह मुस्कुराया। आखिरकार ये दिन आ ही गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे एडो टेंसेई से वापस लाया गया है। उसे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी पीछे से ओबितो की आवाज गूंजी। मादारा ने पीछे मुड़कर पूछा, नागातो वाले बच्चे ने क्या किया? उसने मुझे इस रूप में क्यों जगाया? ओबितो ने शांत लहजे में हाल की सारी घटनाएं समझाई, और जब मादारा को पता चला कि नागातो ने उन्हें धोखा दे दिया है, तो उसने ठान लिया वो खुद जाकर उस नारुतो और नागातो से मिलेगा और अपना रेनेगन खुद वापस लेगा। उधर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से तुरंत नागातो के पास पहुंचने की तैयारी की। असल में नागातो ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे अपने रेनेगन में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और वो एहसास हूबहू मादारा जैसा था। ये सुनकर नारुतो चौंक गया। पूरे निंजा वर्ल्ड में मादारा को फिर से जिंदा करने की ताकत सिर्फ दो तरह के लोगों के पास होती है, या तो किसी के पास असली रेनेगन हो, या फिर ओरोचिमारू और काबुतो जैसा एडो टेंसेई का मास्टर। लेकिन ये तीनों अभी नारुतो की ही तरफ थे, तो मादारा का वापस आना नामुमकिन लग रहा था। नागातो ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने नारुतो को एक और वजह बताई, उसकी टांग का इलाज। वह नहीं चाहता था कि कभी किसी लड़ाई में उसकी मोबिलिटी कम होने के कारण वो नारुतो के लिए बोझ बन जाए। नारुतो हंसकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद तुम्हें कोनोहा ले चलता हूँ। बाहर निकलकर नारुतो ने हाल ही में काबू किए गए काकुजू और हिदन को आवाज दी। उसने बताया वह नागातो और कोनान को कुछ समय के लिए बाहर ले जा रहा है। इस दौरान गांव की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालोगे। काकुजू ने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, लेकिन पैसे बढ़ेंगे। सब सेट करने के बाद नारुतो नागातो और कोनान को लेकर उड़ता हुआ होकागे ऑफिस पहुंच गया, क्योंकि उसने पहले से त्सुनादे को कुछ नहीं बताया था। जब उसने इन दोनों को देखा तो उसे चेहरे कुछ जाने पहचाने लगे, पर याद नहीं आया
कि ये कौन है। तब नारुतो ने शुरू से पूरी कहानी बताई। सुनादे एकदम चौंक गई। ये तो जिराया के 3 लेजेंडरी शिष्य हैं। उसने तुरंत शिजुने को गुप्त रूप से सर्जरी की तैयारी करने को कहा, क्योंकि नागातो को खुले में ट्रीट करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं था। नारुतो ने नागातो की मेडिकल अरेंजमेंट फाइनल की, फिर तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से सास्के के लोकेशन पर पहुंच गया। वहां उसे पता चला काबुतो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, और जब उसने इस बात को नागातो के रिनेगन में आई अजीब कंपन के साथ जोड़ा, एक खौफनाक शक उसके दिल में बैठ गया। क्या माधारा सच में वापस आ चुका है? यह सब गहराई से समझने के बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि उन चारों को पहले ही समन कर लिया जाए। 4 व्हाइट जेत्सु पकड़ने के बाद ओरोचिमारू ने जमीन पर एक विशाल एंडो टेंसेई रिचुअल सर्कल बनाया। जैसे ही एंडो टेंसेई के शब्द गूंजे, समय के अंतराल के बाद सब कुछ जानने वाले लोग फिर से जिंदा हो उठे। पहली बार इताची ने अपने सामने पिछले सभी होकागे देखे। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो हाशिरामा को देखते हुए बोला, ये हैं वो शिनोबी जिन्हें निंजा का भगवान कहा जाता है। इस बीच सभी होकागे धीरे धीरे होश में आने लगे। तोबिरामा ने जैसे ही ओरोचिमारू को देखा, तुरंत गुस्से में कहा, फिर से तेरी ही करतूत है ना? उसके बाद चारों होकागे पहले की तरह अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। नारुतो मुस्कुराते हुए सास्के से बोला, तो ये था तुम्हारा ओरोचिमारू के साथ पुराना अनुभव? इतना सुनते ही सभी होकागे की नजरें पीछे खड़े नारुतो पर टिक गईं। तीसरे होकागे के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, तुम ओरोचिमारू के साथ आखिर कर क्या रहे हो? माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। तोबिरामा ने नारुतो को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इसकी चक्र की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही है जैसी मीतो की थी। लगता है ये उजुमाकी कबीले का है। लेकिन उन्हें यह देखकर और भी हैरानी हुई कि उसके अंदर हाशिरामा जैसी चक्र फ्लो हो रही थी। वास्तव में नारुतो की चक्र मात्रा उनसे किसी भी तरह कम नहीं थी। नारुतो ने तुरंत सफाई नहीं दी। वो आगे बढ़ा और मिनातो को नमस्ते किया। बेटे को फिर से देखकर मिनातो की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद नारुतो ने खुलकर सब कुछ बताया। जो कुछ भी वो जानता था वो सब होकागे को बता दिया। सब सुनने के बाद होकागे कुछ पल के लिए शांत रहे, क्योंकि मिनातो पहले ही नारुतो की यादें देख चुका था, इसलिए वह बाकी लोगों जितना हैरान नहीं था। उसने बाकी तीनों को समझाया और सबकी उलझन धीरे धीरे मिट गई। सब कुछ जानने के बाद हाशिरामा ने बस सिर हिलाया और कहा, सच में हर युग में लड़ाई खत्म ही नहीं होती। तोबिरामा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अब जब हमें दुश्मन की जानकारी है तो भी हमारे ये पुनर्जीवित शरीर असली ताकत नहीं दिखा सकते। ओरोचिमारू हल्का मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, अब की बार का एंडो टेंसेई मेरे शोध से इतना आगे बढ़ चुका है कि पुनर्जीवित लोग भी अपने जीवन काल की पूरी शक्ति पा सकते हैं। तोबिरामा ने इसे परखने के लिए एक मूव किया और पाया कि सच में जैसा ओरोचिमारू ने कहा था वैसा ही हुआ। वो बोला, इस बार तूने वाकई कमाल कर दिया। अचानक तोबिरामा का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, 2 बजे की दिशा में एक विशाल चक्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका एहसास, हाँ, ये वही दुष्ट ऊर्जा है मादारा की। नारुतो ने गहरी सांस ली। लगता है वो वाकई पुनर्जीवित हो चुका है। मादारा के अचानक हमले से पहले नारुतो ने तय किया कि वो अकेले कोनोहा लौटेगा। उसने होकागे से कहा कि वे फिलहाल ओरोचिमारू के पास ही रहें। उसके जाते ही हाशिरामा ने सास्के को बुलाया। उसने कहा, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें एक जुत्सु दिया था जिससे तुम मादारा को रोक सको, पर उस वजह से तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बार मैं खुद तुम्हें वुड रिलीज सेंजुत्सु सिखाऊंगा। वो बोला, तुम्हारे अंदर मेरा चक्र मौजूद है, इसलिए तुम ये तकनीक सीख सकते हो। सास्के ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी दौरान मादारा आखिरकार कोनोहा के करीब पहुंच गया। वो तुरंत अंदर नहीं गया, बल्कि ऊंचाई से शांत होकर उस गांव को देखने लगा जिसे उसने और हाशिरामा ने मिलकर बनाया था। गांव की रौनक देखकर उसके मन में एक पल को भाव उमड़ा, काश हाशिरामा ये नजारा देख पाता। और भावुकता का दौर खत्म होते ही मादारा उच्चिया सीधा कोनोहा के मेन गेट से अंदर घुसने लगा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने रास्ता रोक लिया। गार्ड कुछ बोल पाता उससे पहले ही मादारा ने शारिंगन से जेंजुत्सु डाल दिया। सिर्फ एक नजर में गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। कोनोहा की सेंसर टीम ने तुरंत इंट्रूडर की मौजूदगी पकड़ ली और फौरन तसुनादे को रिपोर्ट भेजी। गांव में दाखिल होने के बाद मादारा ने चारों तरफ नजर घुमाई। आज का कोनोहा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था, लेकिन उसमें अब उचिहा कुल के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने ऊपर नजर उठाकर 5 होकेग रॉक को देखा। कुछ पल खामोश रहा, फिर बुदबुदाया, आज मैं इस गांव को फिर से उचिहा नाम याद दिलाऊंगा। उधर तसुनादे अभी नागातो की तीसरी सर्जरी पूरी करके निकली ही थी कि बैरियर टीम से इमरजेंसी मैसेज आ गया। इंट्रूडर का चक्रा लेवल टेल्ड बीस्ट जितना है। गांव के अंदर मामला सीरियस था, इसलिए तसुनादे तुरंत बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ी। इसी दौरान दूर कहीं कुरामा ने भी उस नफरत भरे चक्रा को महसूस किया। मादारा उचिहा, कोई शक ही नहीं था। नारुतो भी पूरी स्पीड में उसी दिशा में भागा। मादारा ने भी नोटिस कर लिया कि बड़ी संख्या में शिनोबी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी वक्त
उसे एक बेहद जाना पहचाना चक्रा महसूस हुआ। अब तो मजा आने वाला है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ देर बाद नारुतो और त्सुनादे दोनों एक साथ मादारा के सामने पहुंच गए। मादारा हाथ बांधे खड़ा रहा और ऊपर से नारुतो को गौर से देखा, फिर बिना वक्त गंवाए हाथ जोड़कर समनिंग जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। तुरंत ही नारुतो के पेट में तेज दर्द उठा। उसकी रिएक्शन देखकर मादारा की थ्योरी कंफर्म हो गई। कुरामा वाकई इसी लड़के के अंदर था। उसी समय दूर ओरोचिमारू के बेस में मौजूद मिनाटो के अंदर सील किया हुआ नाइन टेल का दूसरा हिस्सा भी मादारा के बुलावे को महसूस कर उठा। मिनाटो सीधा गया हाशिरामा के पास, जो अभी सास्के को सेज मोड सिखा रहा था। अब सास्के आराम से सेज मोड में एंटर कर पा रहा था। हाशिरामा को जैसे ही पता चला कि मादारा कोनोहा पहुंच गया है, वो खड़े होते ही जाने लगा, लेकिन सास्के ने रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, नारुतो है ना वहाँ, पहले उसकी खबर आने दो। हाशिरामा थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन अंदर से मादारा को देखने की बेचैनी दब नहीं पा रही थी। जंग के मैदान में कुरामा ने नारुतो को आगाह किया, ये वाला मादारा भले ही एदो टेंसेई से जिंदा है, लेकिन हल्का मत लेना। मादारा ने भीड़ जुटते देख ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है आजकल कोनोहा की सिक्योरिटी ठीक चल रही है। उसने नारुतो से कहा, अगर नहीं चाहता कि ये गांव जंग का मैदान बने तो चुपचाप नाइन टेल मुझे सौंप दे। नारुतो का हाव भाव नहीं बदला। कुरामा को देने का सवाल ही नहीं उठता। उसने पीछे देखा तो त्सुनादे समझ गए। उसने तुरंत कात्सुयु समन की और उसे पूरे गांव में फैला दिया ताकि कासुअल्टीज कम से कम हो। मादारा देखकर मादारा की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने नारुतो से कहा कि वह खुद लड़ाई की जगह चुने, जहां दोनों न सिर्फ ताकत आजमाएंगे बल्कि जीत और हार के साथ जिंदगी और मौत का फैसला भी होगा। नारुतो ने चुना वही जगह जहां उनके बीच की पुरानी दुश्मनी और जज्बात हमेशा के लिए दर्ज थे। वेनली ऑफ द एंड। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसका सेज मोड एक्टिव हो चुका था और उसने गामा बूंटा, गामा केन और गामा हीरो को भी समन कर लिया था। तेज हवाओं के बीच मादारा का रौबदार शरीर अपने ही स्टोन स्टैच्यू के ऊपर खड़ा था। जब उसने देखा कि नारुतो उससे पहले पहुंच चुका है तो उसकी नजरें ठहर गईं। उसने तय किया पहले हमला वही करेगा। फायर स्टाइल, मैजेस्टिक डेस्ट्रॉयर फ्लेम। आसमान को निगल जाने वाली आग की लपटें सीधा नारुतो की ओर बढ़ीं, लेकिन नारुतो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने 2 शैडो क्लोन बनाए और तीनों ने मिलकर जिराया की मशहूर जुत्सु गोएमोन लॉन्च की। पानी और हवा के मेल से आग और भी भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों ओर की आग मिलकर एक भयानक फायर स्टॉर्म में बदल गई। मादारा मुस्कुराया, आग से मेरे खिलाफ दिलचस्प। वो अपनी जुत्सु को जारी रखते हुए एक और हैंड साइन बनाता है, विंड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर हरिकेन। कई विशाल बवंडर उठ खड़े हुए और आग के साथ मिलकर एक दानवी फ्लेम टॉर्नेडो बन गया। नारुतो को उस पल 10 टेल्स के हेवन एंड अर्थ 1 पॉइंट की याद आई। उसे पता था कि मादारा अपने रिएनिमेटेड बॉडी की ताकत का फायदा उठाकर ऐसे खतरनाक जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन मित्र में फर्क नहीं करते। मादारा ने हंसते हुए अपनी सुसानो एक्टिव की। अब वो बस नारुतो की चाल का इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से वेनली ऑफ द एंड के आसपास बहुत पानी था। नारुतो ने तुरंत सेज मोड गहराया और 3 और क्लोन बनाए। चारों ने मिलकर एक साथ सेज 8 वाटर स्टाइल मल्टीपल वेव आर्म्स लॉन्च किया। धरती और सेज चक्र के मेल से उठी लहरें उस आग के बवंडर को पूरी तरह निगल गईं। जैसे ही पानी थमा, मादारा की सुसानो फिर नजर आने लगी। गामा बूंटा और बाकी टोड्स ने मिलकर उसे घेर लिया, लेकिन मादारा अपनी सुसानो चलाते हुए एक के बाद एक हमले झेलता गया, बिना 1 इंच पीछे हटे। अचानक नारुतो जमीन के नीचे से निकलकर उस पर सीधा वार करता है, लेकिन मादारा की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। वो एक झटके में बच निकला और एक किक से नारुतो को दूर उड़ा दिया। नारुतो भले ही कुरामा मोड में था, फिर भी उस झटके से कई मीटर पीछे घिसट गया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे। मादारा ने ताने मारते हुए कहा, तो ये है 9 पूंछ का परफेक्ट जिंचुरी की, उम्मीद से थोड़ा कमजोर है। इस पर कुरामा ने अंदर से बोला, सावधान रह बच्चा, सामने वाला सिर्फ रीएनिमेटेड नहीं है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा है। तजुर्बेकार नारुतो को भी ये महसूस हो चुका था। उसे नहीं पता था कि इस जनरेशन का मादारा अब भी रिनेगन रखता है या नहीं, इसलिए उसने परखने का फैसला किया। उसने वुड स्टाइल वाइन बाइंडिंग से मादारा को उसकी सुसानो से खींच निकाला। मादारा हैरान रह गया, तुम्हें तो वुड रिलीज भी आती है। अब समझ आया कि ओबिटो कैसे हारा था। इसी बीच नारुतो ने हवा में एक रासेन शूरिकेन फेंकी। मादारा बच नहीं पाया, लेकिन ठीक पिछले जन्म की तरह उसकी आंखें रिनेगन में बदल गईं और उसने उस अटैक को सीधा निगल लिया। ये देखकर नारुतो ने दांत पीसे। तब तो तुमने सच में बहुत बड़ा सिरदर्द छोड़ दिया है। नारुतो दरअसल चाहता था कि वो 6 पथों की शक्ति हासिल करने के बाद ही मादारा को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयों में उसकी ताकत बेहद जरूरी थी। लेकिन हालात हमेशा प्लान के मुताबिक कहाँ चलते हैं। अब और इंतजार मुमकिन नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर जुत्सु एक्टिव किया। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस। मादारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, हाशिरामा के पेड़ों की ताकत
मैं भी आजमाना चाहता था। उसने भी वही जुत्सु एक्टिव कर दी, वुड स्टाइल, डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस। दोनों की विशाल जंगल जुत्सु आपस में टकराई और कुछ ही सेकंड में वेनली ऑफ द एंड का पूरा नजारा बदल गया। कुछ पल की टक्कर के बाद मादारा अचानक हवा में उछला और चिल्लाया, फायर स्टाइल, मैजेस्टिक एनहाइलेशन फ्लेम। पूरी घाटी आग की लपटों में बदल गई। हर तरफ जलता हुआ जंगल, उठता धुआं और पिघलती जमीन। लेकिन जब मादारा ने सामने देखा, नारुतो वहां था ही नहीं। अचानक एक कुनाई उसके पास से गुजरी। अगले ही पल नारुतो रासेनगन लिए पीछे से आ धमका, गोचा। रासेनगन सीधा मादारा के कंधे पर लगा। वो थोड़ा डगमगाया, तो तुम फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक भी जानते हो? हालांकि हमला लगा, पर रिएनिमेटेड शरीर वाले मादारा ने कुछ ही सेकंड में खुद को रीजनरेट कर लिया। वो पीछे उछला और ऊंचाई पर जाकर बोला, अब दिखाता हूँ तुम्हें भगवान की ताकत। अचानक आसमान अंधकारमय हो गया। एक विशाल उल्कापिंड धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा था। नारुतो जानता था यह वही हेवंस फॉल मेटियोर है जिसे वो पिछली जंग में देख चुका था। उस समय पूरी निंजा अलायंस फोर्स इस एक वार से लगभग मिट ही गई थी। ऊंचाई से मादारा मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं अब कैसे रोकते हो इसे। नारुतो शांत था। उसे पता था अगर उसने ये वार झेला तो उसका शरीर तो बच जाएगा, लेकिन पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। उसने अंदर कुरामा से कहा, तैयार हो? बहुत टाइम हो गया असली लड़ाई किए। कुरामा ने गरज कर जवाब दिया, हमेशा तैयार हूँ बच्चा। और अगले ही पल नारुतो ने पूरी तरह बीस्ट मोड एक्टिव किया। कुरामा का विशाल रूप घाटी को हिला गया। उसके मुंह में एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉल बननी शुरू हुई और उसने सीधे आसमान की ओर दाग दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती कांप उठी, आसमान फट गया। पहली उल्का वहीं रुक गई और धमाके के साथ हवा में ही बिखर गई। लेकिन नारुतो जानता था मादारा कभी सिर्फ एक वार पर नहीं रुकता। जैसे ही धुआं छंटा, दूसरी और भी विशाल उल्कापिंड ऊपर से गिरने लगी। नारुतो ने माथे पर पसीना पोंछा। ये तो पिछली वाली से भी बड़ी है। वो फिर से टेल्ड बीस्ट बॉल बनाने लगा, लेकिन मादारा ने उसकी चाल भांप ली। वो खुद उल्कापिंड के ऊपर जा पहुंचा और बोला, शिनरा टेंसे। भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उस उल्कापिंड को और तेज नीचे धकेला। अब वो इतनी गति से गिर रही थी कि नारुतो को रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिला। उसने बस कुरामा के शरीर को ढाल बनाकर नीचे से उसे थामा। धरती हिलने लगी, पहाड़ फटने लगे, लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने हाथ जोड़े और चक्रा को केंद्रित किया। वुड स्टाइल, डीप फॉरेस्ट रिट्रीट। जमीन से विशाल पेड़ उगने लगे और कुछ ही सेकंड में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो सीधा उस उल्कापिंड को थामे खड़ा था। आसमान में वो दृश्य मानो किसी देवता की जंग जैसा था। ऊपर गिरता मादारा का मेटियोर, नीचे उभरता नारुतो का जंगल और बीच में उनकी अदम्य शक्ति का टकराव। बस तो भाई लोग, यहीं तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर नारुतो स्वेटशर्ट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना लिंक, उस पर क्लिक कर लेना। और 5 वीडियो लगातार इस सीरीज की आएंगी मेंबर्स ओनली कल तक, तो मेंबरशिप लेना मत भूलना। और सुपर चैट तो बनता है भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में।